गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। खुश रहिए विजय बेटा। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अमित बेटा खुश रहिए। सभी को अ वेरी गुड मॉर्निंग। ऑलराइट, कल हम लोग बात कर रहे थे बिहेवियर ऑफ गैस, दैट इज बीओजी पर, है ना। और हमने कल वॉल्यूम को और कल प्रेशर करेक्शन को समझा था। आइए उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, अपने सामने एक रियल गैस इक्वेशन आ चुकी थी। मुझे आपका ध्यान चाहिए। ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी है, इसे हम लोग रियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं और इसे हम लोग वॉन्डर वॉल इक्वेशन भी कहते हैं। दोनों ही शब्दों का प्रयोग होता है। ये जो रियल गैस इक्वेशन, अभी होमवर्क देने वाला हूं कुछ देर बेटा, ये जो रियल गैस इक्वेशन है, इसे हम लोग अलग अलग कंडीशंस पर मॉडिफाई कर लेते हैं। अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग बना लेते हैं, ठीक। और जब एक मोल होगा तो जहां n है वहां अपन 1 पुट करेंगे और ये जो इक्वेशन है p प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी बराबर RT वाला हो जाएगा। मुझे आप सबका ध्यान चाहिए। कल मैंने आप सबको बताया था एक कांस्टेंट a होता है वॉन वॉल और एक कांस्टेंट b होता है। क्लियर? ये जो एक कांस्टेंट होता है ये हमें अट्रैक्शन फोर्स के बारे में बताता है और ये तभी रोल में आता है जब प्रेशर मॉडरेट होता है, जब प्रेशर लो होता है। मतलब अगर मैं लो प्रेशर कहूं, अगर मैं मॉडरेट प्रेशर कहूं, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 एटीएम तक, तभी रोल में ए आएगा। जो बी होता है, जिसके बारे में हमने ये कहा था कि दो मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास आएंगे, वहां से बी का डेरिवेशन किया था, और जो बी की वैल्यू थी 4b आई थी, ये तभी रोल में आता है जब प्रेशर बहुत हाई होता है। राइट? ये कब रोल में आता है, ये चीज आपको याद रखनी जरूरी है, ताकि जब हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में, तो इन दोनों बातों से लेके चले। आइए, ये जो हमारे सामने रियल गैस इक्वेशन है, उसे अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करते हैं। सबसे पहली बात कर रहे हैं हम लो प्रेशर की। बच्चों, प्रेशर लो नहीं, प्रेशर वेरी लो है। आई होप आप समझ पाए यहां पे हम वेरी लो टर्म का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जिसे हम मॉडरेट प्रेशर कह रहे हैं, उसे भी हम गैस के लिए लो प्रेशर कह रहे हैं। राइट? यहां पे हाई प्रेशर का मतलब है 200 300 400, 20 30 40 50 मॉडरेट है, लो है। तो गैसेस के लिए 1 होना, 0.1 होना, 0.01 हुआ, वेरी लो है। हो सकता है आपको लगे सर हमारे लिए तो 10 एटीएम ही बहुत ज्यादा है। रेफरेंस आप नहीं हो, रेफरेंस गैसेस। गैसेस के लिए वेरी वेरी लो प्रेशर का मतलब है 0.1 0.01 0.001 एटीएम, ऐसा प्रेशर। राइट? जब प्रेशर बहुत कम होता है तो गैसेस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, और इतने दूर होते हैं कि इनमें जो ए वाला फैक्टर है वो 0 होता है, बी वाला फैक्टर तो हो ही नहीं सकता, वो तो रोल में तभी आता है जब दोनों मॉलिक्यूल करीब आते हैं। इसे बच्चों हम ऐसे समझते हैं, इमेजिन करिए हमारे सामने इक्वेशन है p प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी बराबर एनआरटी। हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करना चाहते हैं वेरी वेरी लो प्रेशर में। जब लो प्रेशर होगा तो एनबी वाला जो फैक्टर है वो 0 होगा, और जब लो प्रेशर होगा तो एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वाला फैक्टर भी 0 होगा। मतलब ये दोनों फैक्टर 0 हो चुके हैं, तो हमारे सामने जो इक्वेशन है बच्चों, मॉडिफाइड होके बदल के हो चुकी है पीवी बराबर एन आर टी। पीवी बराबर एन आर टी, ये जो इक्वेशन है ये भी रियल गैस इक्वेशन है इन द रीजन ऑफ वेरी वेरी लो प्रेशर। जैसा कि आप सबको हमने कल बताया था कि हम लोग जब बात कर रहे हैं आइडियल गैस की, रियल गैस की, तो रियल गैस में आइडियल गैस से डेविएशन होता है, और कुछ कंडीशंस पे जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है। जब प्रेशर बहुत बहुत कम होता है तो उस कंडीशन में उनका जो बिहेवियर है वो आइडियल गैस की तरह होता है, यानी कि उनके लिए जो जेड होता है वो 1 होता है, जो कि यहां से सिग्निफाइड हो रहा है। क्लियर? इसी प्रकार से हम चलते हैं मॉडरेट प्रेशर में। बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, जब मॉडरेट प्रेशर है तो क्या उसमें अट्रैक्शन वाला फैक्टर है कि नहीं है? अट्रैक्शन वाला फैक्टर है कि नहीं है? फटाफट जवाब देते चलेंगे। जब मॉडरेट प्रेशर है तो उसमें वाला अट्रैक्शन वाला फैक्टर है कि नहीं है? मतलब उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। मेरा अगला सवाल है, जब मॉडरेट प्रेशर है मतलब 10 20 30 है ना, क्या उसमें बी वाला फैक्टर है? क्या बी वाला फैक्टर लो प्रेशर या मॉडरेट प्रेशर में आएगा? और जवाब है नहीं। अरे, बी तो रोल में तभी आता है जब मॉलिक्यूल एकदम पास पास आता है, और वो ऐसा तभी होता है जब प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। मतलब बी वाला फैक्टर रोल में नहीं आएगा। बच्चों एक बात बताओ, लो प्रेशर या मॉडरेट प्रेशर में
जो गैसेस होती हैं उनमें अट्रैक्शन फैक्टर डोमिनेट करता है। जब अट्रैक्शन फैक्टर डोमिनेट करता है तो उनमें एनडी होता है कि पीडी होता है? उनमें एनडी होता है कि पीडी होता है? उनमें निगेटिव डेविएशन होता है कि पॉजिटिव डेविएशन होता है? बिल्कुल सही जवाब दिया आप सबने, उसमें एनडी होता है। एनडी निगेटिव डेविएशन, जब अट्रैक्शन होता है तो वॉल्यूम जितना होना चाहिए उससे कम होता है। कल मैंने आपको ये फील करवाया था, यानी कि वहां पर निगेटिव डेविएशन है। बच्चों जब निगेटिव डेविएशन है तो z ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है? z ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है? बताओ। एनडी के लिए आप सबको याद होना चाहिए कि z होता है वो लेस देन 1 होता है। मतलब हम हमारी जो रियल गैस इक्वेशन है उसको चेंज करते हैं। हमारी रियल गैस इक्वेशन है फॉर 1 मोल P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू बी माइनस बी बराबर आर टी। क्या हम ए को नेग्लेक्ट कर सकते हैं? सवाल ही नहीं होता। क्या हम बी को नेग्लेक्ट कर दें? बिल्कुल कर दें। जब आप इस इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं, बदलते हैं, तो पीवी प्लस ए बाई वी बराबर आर टी, इस पूरी इक्वेशन को आर टी से डिवाइड कर देते हैं, तो जो हमारे सामने इक्वेशन बदल के आती है z बराबर 1 माइनस ए अपॉन आर टी वी। क्या ऐसा होना चाहिए? सर बिल्कुल होना चाहिए। इसका जो z होता है वो लेस देन 1 है, मतलब 1 से छोटा है, तो 1 में से कुछ घटाओगे तभी तो लेस देन 1 होगा, तो 1 में से कुछ घटा दिया, तो 1 माइनस ए अपॉन आर टीवी। आप ऐसे याद रखो, अट्रैक्शन फैक्टर होता है तो इसमें ए वाला टर्म आता है, इसमें बी वाला टर्म नहीं आता। राइट? आपको पूरा डेरिवेशन याद करने की आवश्यकता नहीं, कर लोगे तो अच्छी बात है, पर बहुत तरीके से आसानी से आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। वेरी वेरी लो प्रेशर की बात हो गई, मॉडरेट प्रेशर की बात हो गई, आइए बात करते हैं हाई प्रेशर की। बच्चों मेरा सवाल आप सबसे है, जब वेरी हाई प्रेशर है तो क्या उसमें ए वाला फैक्टर होगा? वेरी हाई प्रेशर का मतलब आप सब समझ चुके हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास है। जब गैसेस के मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास है तो क्या उसमें अट्रैक्शन फैक्टर होगा? नहीं सर, उसमें रिपल्शन फैक्टर डोमिनेट करेगा। अरे मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रिपल्शन होगा, वहां पे अट्रैक्शन फैक्टर नहीं होगा। क्या उसमें बी वाला फैक्टर होगा? सर बी वाला फैक्टर आता ही तभी है जब मॉलिक्यूल पास पास होता है। हमने जिस बी को बनाया, वॉन्डरवॉल साहब ने जिस बी को बनाया, वो रोल में तभी आता है। हम हमारा दिमाग नहीं लगा रहे, हम अपने मन से नहीं सोच रहे, हम वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन सोच रहे हैं। वॉन्डरवॉल साहब ने बी को बनाया ही तभी था जब गैसेस के मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास आते हैं, मतलब उनके द्वारा बनाया गया जो बी है वो रोल में तभी आएगा जब हाई प्रेशर होगा। बच्चों जब अट्रैक्शन फैक्टर नहीं है, मतलब यहाँ पे रिपल्शन फैक्टर डोमिनेट कर रहा है। क्लियर? जो रिपल्शन फैक्टर है वो डोमिनेट कर रहा है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं उसमें पीडी होगा कि एनडी? उसमें पीडी होगा कि एनडी? बताओ। रिपल्शन फैक्टर डोमिनेट कर रहा तो उसमें पीडी होगा कि एनडी? बिल्कुल सही जवाब दिया आप सबने, सर रिपल्शन हो गया ना, तो जितना वॉल्यूम होना चाहिए ज्यादा होगा ना, सर पॉजिटिव डेविएशन होगा। बच्चों जब पॉजिटिव डेविएशन होगा तो मेरा अगला सवाल आप सबसे है, z ग्रेटर देन 1 होगा कि लेस देन 1 होगा? z ग्रेटर देन 1 होगा कि लेस देन 1 होगा? आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिया, सर z ग्रेटर देन 1। मतलब यहाँ पे जो इक्वेशन आने वाली है z की, वो 1 प्लस समथिंग आने वाली है। आइए देख लेते हैं। हमारे सामने इक्वेशन है p प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी माइनस बी बराबर आर टी। ए नेग्लेक्ट होगा, बी के नेग्लेक्ट होने का सवाल नहीं है। इस इक्वेशन को जब आप मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं बच्चों, तो अपने सामने इक्वेशन बन जाती है पीवी माइनस पीवी बराबर आर टी। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो बन जाता है z बराबर 1 प्लस पीवी अपॉन आर टी। अरे होना ही तो ऐसा ही चाहिए था, z ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है, मतलब 1 प्लस समथिंग है, तो 1 प्लस समथिंग है। हाँ इसमें ए नहीं आता तो इसके फॉर्मूले में ए नहीं, इसमें बी आता है तो बी है। हेलो, z बराबर 1 प्लस पीवी अपॉन आर टी, ये हो गया हमारे सामने इक्वेशन। सर ये है क्या? बेटा ये भी वॉन्डरवॉल इक्वेशन है, ये भी है, हाँ ये भी है। जो हमने पहले लिखा सर ये क्या है? ये भी वॉन्डरवॉल इक्वेशन है, ये भी है, हाँ ये भी है। तो सर जो हमने पीवी अपॉन आर टी लिखा वो क्या है? अरे ये भी वॉन्डरवॉल इक्वेशन है, लेकिन हाँ ये सब किसी न किसी कंडीशन पर है। कोई वेरी वेरी लो प्रेशर पे है, कोई मॉडरेट पे है, तो कोई हाई प्रेशर पे है। हमने एक ही इक्वेशन को अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई कर लिया। क्लियर? लेकिन यहां पर दो गैसेस आती हैं, एक है हाइड्रोजन, दूसरी है हीलियम। जैसा कि आप सबको याद हो, पहले मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप सबको याद हो, मैंने कल आपको एक ग्राफ पढ़ाया था, और उस ग्राफ में बच्चों जो हाइड्रोजन और हीलियम था, उन गैसेस के लिए हमेशा ही पीडी होता था। बोलो हाँ या ना? उन गैसेस के लिए हमेशा ही पीडी होता था। बोलो हाँ या ना? उन गैसेस का जो ग्राफ था हमेशा ही जेड से ऊपर था, हमेशा ग्रेटर देन 1 था। यार एक बात बताओ, जब इनमें हमेशा पीडी होता है तो इनमें रिपल्शन फोर्स है कि अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेटिंग है? सर इनमें रिपल्शन फोर्स डोमिनेटिंग है। इनमें रिपल्शन फोर्स डोमिनेटिंग है तो क्या ए वाले फैक्टर को जीरो कर दे? साहब बिल्कुल जीरो कर दो। मतलब एक बात तो पक्की है, हाइड्रोजन और हीलियम में क्योंकि हमेशा होता पीडीएम ही, पीडी ही है, तो जब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें ए वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा, लेकिन बी वाला फैक्टर जीरो नहीं होगा। सरल सी बात है।
सर एक बात तो पक्की है कि इसमें बी वाला फैक्टर जीरो नहीं होगा, ए वाला फैक्टर जीरो होगा, इसमें रिपल्शन फैक्टर डोमिनेट कर रहा, मतलब जेड ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब इसका जो फॉर्मूला है सर वो जेड बराबर 1 प्लस समथिंग होगा, पक्की बात है 1 प्लस समथिंग होगा क्योंकि 1 से बड़ा होगा। अब इसमें ए नहीं तो इसके फॉर्मूले में ए तो आने से रहा, तो कौन सा टर्म आएगा बी, मतलब जेड बराबर 1 प्लस पीवी अपॉन आरटी। क्लियर? अगर आप इसे पूरा याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम इतना फॉर्मूला तो जरूर याद करें, एम्स में भी आ चुका है, नीट में भी आ चुका है। राइट बच्चों, हमने तरह तरह की कंडीशंस पे वॉन डेर वाल इक्वेशन को अलग अलग तरीके से मॉडिफाई किया। इन्हीं कंसेप्ट को समझने के लिए आइए कुछ सवाल करके उसे और अच्छे से पक्का करते हैं। आप सबके सामने पहला सवाल है, O2 N2 NH3 CH4 A की वैल्यू दे रखी है, which gas will be liquefied most easily? किस गैस को हम आसानी से लिक्विफाई कर सकेंगे? मुझे आप सबसे सही जवाब की उम्मीद है, आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिया और आंसर है NH3। राइट, आप सब ने कहा सर जिस गैस को हम आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं उसका नाम है NH3। लेकिन यहां पर इस सवाल के साथ मैं आप सबको एक थ्योरी बता रहा हूं, आप सबका ध्यान चाहिए। बच्चे मुझसे कहते हैं सर आज आपने हमें ए की वैल्यू दे दी तो हमने बता दिया किसका लिक्विफिकेशन जल्दी होगा। सर ऐसा इमेजिन करते हैं कि सिचुएशन ऐसी है कि हमें ए की वैल्यू नहीं दी, सर अब क्या करें? अगर बच्चों ए की वैल्यू नहीं दी है तब भी उसी गैस का जल्दी लिक्विफिकेशन होगा जिसमें अट्रैक्शन फैक्टर ज्यादा होगा, जिसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो। अगर ए की वैल्यू दी है तो किस्मत अच्छी है, अगर ए की वैल्यू नहीं दी है तो आपको अट्रैक्शन फैक्टर देखना होगा, क्योंकि जिसमें अट्रैक्शन फैक्टर ज्यादा होगा उसी का लिक्विफिकेशन जल्दी होगा। सर हम कैसे पता करें कि किस गैस में अट्रैक्शन ज्यादा होता है? देखो बेटा, हमारे आसपास तरह तरह की गैसेस हैं। जो गैसेस पोलर नेचर की होती है, जो गैसेस पोलर नेचर की होती हैं, पोलर नेचर का जो गैसेस होती हैं उनका अट्रैक्शन फैक्टर नॉन पोलर से कहीं ज्यादा होता है। मतलब अगर आपके सामने कई सारी गैसेस दी हैं तो उनमें आप सबसे पहले उस गैस का चयन करो, उस गैस का सिलेक्शन करो जिसका ए वाला फैक्टर सबसे ज्यादा है। जिसका ए वाला फैक्टर सबसे ज्यादा होगा वो गैस सबसे ज्यादा पोलर होगी और वही गैस सबसे ज्यादा लिक्विफिकेशन होगी। क्लियर? लेकिन सर मान लीजिए हमारे पास कई सारी गैसेज हैं, जैसे CH4 NH3 N2 और O2 है, तो इसमें एक गैस पोलर है नहीं है, कैसे पता चलेगा? जो पोलर नेचर होता है बेटा उसका पता हमें दो तरीके से चलता है, या तो डायपोल मोमेंट म्यू से पता चलता है या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से पता चलता है। राइट, ये दो तरीके होते हैं जिनसे हमें उनका पोलर नेचर पता करना होता है। जब आप प्रायोरिटी देना, सर हम प्रायोरिटी किसके दें? जब आप प्रायोरिटी देना तो सबसे पहले प्रायोरिटी डायपोल मोमेंट के देना, उसके बाद आप इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस को देना। मतलब अगर आपके सामने कई सारी गैसेस हैं तो उनमें सबसे पहले उन गैसेस को साइड कर लेना जो पोलर है। जैसे इन चारों गैसेस में आप सबको पता है जो NH3 होता है बच्चों, NH3 का थोड़ा बहुत तो इनऑर्गेनिक याद होगा, बाकी सब डिटेल में आएगा। जो NH3 होता है उसका कुछ डायपोल मोमेंट होता है, डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं होता। जो NH3 है वो एक पोलर गैस है, पोलर गैस है और इसका डायपोल मोमेंट है, और क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट है यानी कि सबसे ज्यादा पोलर है, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा अट्रैक्शन है। तो अगर मुझे इन चारों गैसेस में बताना है सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसका है, तो गारंटी वाली बात है हम कहेंगे सर इसमें सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन होगा वो होगा NH3 में। NH3 के बाद आते हैं बाकी तीनों गैसेस में। अब तीनों गैसेस में एक CH4 है, एक N2 है, O2 है। जो N2 और O2 है बच्चों, ये दो के दोनों होमो एटॉमिक गैसेस हैं। होमो एटॉमिक का मतलब होता है दोनों एटम सेम है। दोनों एटम सेम है मतलब किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है। एक नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो CH4 है इसमें एक एटम कार्बन का है, एक एटम हाइड्रोजन का है। हाँ हाँ हाँ, इसका डायपोल मोमेंट उतना नहीं जितना NH3 का है। हो सकता है इसका डायपोल मोमेंट कैंसिल होगी जीरो, लेकिन फिर भी इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है। और जब कभी हम पोलर नेचर देखते हैं तो सबसे पहले डायपोल मोमेंट देखते हैं, उसके बाद हम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखते हैं। बच्चों सबसे पहले किसको देखना? पोलर नॉन पोलर। तो हमने पोलर नॉन पोलर में NH3CH4 को छांट लिया, उसमें भी सबसे पहले किसको देखे हम लोग? NH3 को। अब आते हैं CH4 में, तो CH4 में बच्चों क्या है सर? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है इसलिए अगला नंबर किसका आएगा? CH4 का। अब आते हैं हम बाकी दोनों गैसेस जो कि नॉन पोलर है। जो नॉन पोलर गैसेस होती हैं बच्चों, नॉन पोलर गैसेस का साइज जितना बड़ा होगा उसमें ए वाला फैक्टर उतना ज्यादा होगा। सर नॉन पोलर गैसेस का साइज बड़ा होगा तो ए फैक्टर ज्यादा होगा। सर साइज का पता कैसे होगा? साइज का पता करने के लिए हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर वेट।
जिस गैस का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है उसका साइज ज्यादा है, उसका ए ज्यादा है, क्योंकि उसमें वॉन डर वाल फोर्स ज्यादा है। बच्चों आप सबको अगर अपने पुराने ज्ञान से थोड़ा बहुत याद हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो आप सबको बताया जाता है एक फोर्स होता है वॉन डर वाल फोर्स, जिसका नेचर अट्रैक्शन का होता है, जो साइज की वजह से आता है। जिसका जितना ज्यादा साइज होगा उसमें उतना ज्यादा वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जो वॉन डर वाल फोर्स होता है उसका नेचर अट्रैक्शन का ही होता है। मतलब अगर इन चारों गैसेस में हम सबसे पहले नंबर दें, सबसे ज्यादा एक इसमें होगा, आप कहोगे NH3 को। उसके बाद कौन होगा? CH4। क्यों? क्योंकि सर उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है। जिस गैस में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है वो उन गैसेस से ज्यादा अट्रैक्शन शो करेगी जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस नहीं है। NH3 के बाद नंबर आ गया CH4 का, सही है। अब आते हैं O2 और N2 में। तो O2 और N2 के बाद बच्चों O2 और N2 देखो जरा। तो O2 और N2 में अगर आप ध्यान से देखें, राइट, तो O2 का जो मॉलिक्यूलर वेट है कितना है? 32। और N2 का जो मॉलिक्यूलर वेट है कितना है? 28। 32 और 28। क्लियर? हम लोग ये जो लॉजिक बना रहे हैं इसमें हम लोग आते हैं अब नॉन पोलर गैसेस के पास। नॉन पोलर गैसेस में जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, उसका साइज ज्यादा, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। मतलब अगर हम यहाँ पे ऑर्डर लिखे तो NH3 और CH4 के बाद जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 32 का, उसके बाद आएगा 28 का, यानी कि N2 का। ये जो ऊपर डाटा दे रखा है ये डाटा एक्चुअल नहीं, डाटा हाइपोथेटिकल है। हम लोग इस रूल से सॉल्व करेंगे तो सभी सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। हमने क्या किया? इन सभी गैसेस का ऑर्डर लिख लिया अट्रैक्शन का। मैंने आपको इस सवाल के माध्यम से बच्चों ये सिखाया, अगर कभी सवाल में ए नहीं दिया हो, अगर कभी सवाल में ए नहीं दिया हो तो आप किस रूल से चलेंगे? हाँ, अगर सवाल में ए दिया हो या क्रिटिकल टेम्परेचर कुछ देर में आया हो वो दिया हो तो उसी को देखना है। बच्चों अगर नहीं डाटा दिया हो तो ही ये रूल लगाना। बोलो मेरे साथ एक बार, अगर डाटा नहीं दिया हो तो ही ये रूल लगाना। सबसे पहले पोलर, उसके बाद नॉन पोलर। पोलर में जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, और फिर उसके बाद आएगा नॉन पोलर में साइज मॉलिक्यूलर वेट का ऑर्डर। क्लियर? बच्चों इस सवाल के माध्यम से मैंने आपको ए देखना सिखाया। ए जो कि एक अट्रैक्शन फैक्टर को बताता है उसे सिखाया। अभी कुछ देर में एक कंसेप्ट और आएगा, वहां इसे फिर से रिपीट करूंगा। क्लियर? ये था पहला सवाल जिसका आंसर आपने मुझे बहुत पहले दे दिया था, लेकिन सवाल के माध्यम से मैंने आपको थोड़ी स्टोरी और बताई। अगला सवाल आप सबके सामने है स्क्रीन पर। द वैल्यू ऑफ वॉन डर वाल कांस्टेंट ए इज मैक्सिमम फॉर। सवाल कह रहा है वॉन डर वाल कांस्टेंट ए किस गैस के लिए मैक्सिमम होगा? वॉन डर वाल कांस्टेंट ए किस गैस के लिए मैक्सिमम होगा? बोलो। बहुत बढ़िया, वॉन डर वाल कांस्टेंट ए। बहुत बढ़िया, आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिया एंड द करेक्ट आंसर इज NH3। क्या आप मुझे सभी गैसेस का ऑर्डर बता पाओगे बच्चों? मुझे ऑर्डर बताओ। सबसे पहले नंबर किसको दें? सर NH3 को। उसके बाद बोलो सर CH4 को। उसके बाद बोलो, उसके बाद बोलो बच्चों, नाइट्रोजन है 28, हीलियम है 4। बोलो बच्चों, तो किसको नंबर दोगे? नाइट्रोजन को। उसके बाद किसको नंबर दोगे? हीलियम को। अरे हमने तो सबका ऑर्डर ही लिख डाला। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। हाई प्रेशर द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अच्छा हाई प्रेशर बोल दिया तो हाई प्रेशर में Z ग्रेटर देन 1 होगा कि लेस देन 1 होगा? ग्रेटर देन 1। आंसर तो पक्का 1 प्लस समथिंग होगा, तो 1 माइनस भूल जाओ, 1 तो भूल जाओ। अब 1 प्लस, तो हाई प्रेशर में ए होता है कि बी होता है? सर ए तो होता ही नहीं, बी होता है। अरे यार आप सब बहुत अच्छा खेल रहे हो। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। एट लो प्रेशर बोल दिया है। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज, अब लो प्रेशर है मतलब Z लेस देन 1 है, तो 1 प्लस तो भूल ही जाओ, अब 1 माइनस में आ जाओ। तो लो प्रेशर में ए होता है कि बी? सर बी तो होता ही नहीं, सर एक ही आंसर है ए। बी तो होता ही नहीं, एक ही आंसर है ए वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। इज दिस क्लियर? बच्चों ये जो सवाल था इसमें हम लोगों ने फटाफट आंसर निकाला और आपको बस यही बताया, इतना ही आपको करना है, इससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक बेटा सारा किस्सा होता है हमारे सिलेबस में बीओजी का, राइट। अगला टॉपिक जो छोटा सा इंट्रोडक्शन है दैट इज लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में लिक्विफिकेशन के बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन हम सारी बातें नहीं करते। उसके पीछे दो वजह है, एक आपका सिलेबस और दूसरा कुछ पॉइंट आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और कुछ पॉइंट आप ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ लेते हो। तो मैं आपसे जितना डिस्कस कर रहा हूं बस उतना ही आपको सुनना है और ध्यान से सुनना है, राइट। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। बच्चों मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, उसका आंसर आप सबको देना है, राइट। सवाल कुछ ऐसा है, हमारे सामने एक कंटेनर है, इस कंटेनर में भरी हुई गैस है, ओके। हमने प्रेशर बढ़ाया, हमने किसको बढ़ाया? प्रेशर को। मेरा सवाल आप सबसे है, जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे बच्चों
जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो जवाब देना, अगर मुझे गैसेस का लिक्विफिकेशन करना है, चलो ऐसे पूछता हूं, अगर मुझे गैसेस का लिक्विफिकेशन करना है तो प्रेशर बढ़ाएं कि घटाएं? अगर मुझे लिक्विफिकेशन करना है तो प्रेशर बढ़ाएं कि घटाएं? अगर मुझे लिक्विफिकेशन करना है तो प्रेशर बढ़ाएं घटाएं? सर प्रेशर बढ़ाएंगे, बहुत हाई प्रेशर भी ना करें, है ना, प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, अट्रैक्शन होगा तभी लिक्विफिकेशन होगा। जैसे मैंने कहा कि मुझे गैस का लिक्विफिकेशन करना है तो प्रेशर क्या होना चाहिए, बच्चों ने कहा हाई प्रेशर। आप सब के सब गलत है, आप सब के सब गलत हैं, आप सब के सब गलत हैं। क्यों, अभी बताता हूं। एक्चुअल में आपने जो कहा आपने गलत नहीं कहा, आपको पूरी कहानी नहीं पता एक्चुअली, है ना। होता क्या है बेटा, जब लिक्विफिकेशन होता है, अब सुनो, जब लिक्विफिकेशन होता है तो जिस वक्त गैस लिक्विड में बदलने वाली होती है उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल कंडीशन। एक सिचुएशन ऐसा आता है, गैस लिक्विड में बदलने वाला है, बस बदलने वाला है, तो जिस वक्त जिस पॉइंट पर गैस लिक्विड में बदलने वाला होता है उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये कुछ ऐसा है बच्चों, जब आप नीट का पेपर देते हो और रिजल्ट देखने जाते हो तो रोल नंबर वगैरह वेबसाइट में सब डालते हो, बस एंटर दबाने वाला होता है। वो जो पल होता है जिस वक्त आप एंटर दबाते हो वो आपके जीवन का बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन होता है, क्योंकि उसी एक पल में आप या तो उधर या तो इधर होते हो। मेरी बात को आप समझ गए, या तो उधर या तो इधर होते हो। वो जो इंटर दबाने का पल होता है ना, वो बड़ा क्रिटिकल होता है। वैसे ही गैस के जीवन में भी वो सिचुएशन आता है जब उस पॉइंट के बाद उसके जीवन में सब कुछ बदल जाने वाला होता है, वो गैस से लिक्विड बन जाने वाला होता है। ये जो सिचुएशन होता है बेटा, इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल सिचुएशन। और उस सिचुएशन के जो प्रेशर होते हैं गैस के, जो वॉल्यूम होते हैं और जो टेम्परेचर होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल कांस्टेंट। मतलब क्रिटिकल सिचुएशन का जो टेम्परेचर है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल सिचुएशन का जो प्रेशर है क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल सिचुएशन का जो वॉल्यूम है क्रिटिकल वॉल्यूम। गैस बदलने वाला है, ट्रांजिशन चल रहा, अभी बदला नहीं है, एंटर दबाने वाले हो, अभी दबा नहीं है, क्लियर। या आपने एंटर के ऊपर उंगली रखी है, बस प्रेस करने वाले हो, समझ रहा, तो जस्ट वाली बात हो रही है। तो उस समय का जो टेम्परेचर होता है, जो प्रेशर होता है, जो वॉल्यूम होता है, उसे हम लोग कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, वो होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। किसी भी गैस का अपना एक स्वभाव होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ये गैसेस का स्वभाव होता है, हाँ, मतलब ये हर गैस के लिए डिफाइन होता है। कैसे डिफाइन होता है सुनिएगा। पहले समझो ये क्रिटिकल टेम्परेचर है क्या। किसी भी गैस का वो टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विफाई नहीं किया जा सकता उसे हम लोग कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। मतलब अगर मैं एनसीईआरटी के शब्दों में बात करूं तो एनसीईआरटी कहता है क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है, एनसीईआरटी कहता है क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है, एक सेकंड बेटा थोड़ा सा मैं स्लाइड में चेंज कर दूं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर मैं एनसीईआरटी के शब्दों में बात करूं तो एनसीईआरटी कहता है क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर above which a gas cannot be liquefied howsoever pressure may be applied। मेरे शब्दों को सुनिएगा, a gas cannot be liquefied howsoever pressure may be applied। मतलब अगर कोई गैस अपने क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर है तो आप उसमें दुनिया जहां का सारा प्रेशर लगा दो, वो गैस का लिक्विफिकेशन नहीं हो सकता। मैं इसे आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जो CO2 गैस है बच्चों, CO2 गैस का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो है 30.8 डिग्री सेल्सियस, अप्रोक्सीमेटली 31 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। CO2 गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर है 31 डिग्री सेल्सियस। एक सिचुएशन मानते हैं आपके सामने यहाँ CO2 गैस है और ये 32 डिग्री सेल्सियस है, आपको इसे लिक्विफाई करना है। जब आप इसे लिक्विफाई करोगे तो आप इसे प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाते जाओ, प्रेशर बढ़ाते जाओ, कंप्रेस करते जाओ, कंप्रेस करते जाओ, दुनिया जहां का सारा प्रेशर लगा दो, क्योंकि इसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर है। इस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर डिफाइंड है 31 डिग्री सेल्सियस। ये डिफाइंड है उसके स्वभाव की वजह से, उसके बिहेवियर की वजह से। उसका बिहेवियर ऐसा है, उसके लिए 31 है। तो अगर गैस का टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है तो हाउसोएवर प्रेशर में अप्लाइड, आप कितना भी प्रेशर लगा दो, इस गैस का लिक्विफिकेशन नहीं होगा। लेकिन वहीं पर
एक दूसरी सिचुएशन इमेजिन करते हैं, ये जो CO2 गैस की 30 डिग्री सेल्सियस पे थी, अब आप प्रेशर बढ़ाते जाओ, हाँ अब प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते एक सिचुएशन ऐसी होगी जब लिक्विड बन जाएगा। मतलब हर गैसेस के लिए एक टेम्परेचर डिफाइन होता है जिसका नाम होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर अगर गैस है तो कभी लिक्विफाई नहीं होती, और क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे तो लिक्विफाई होती है। मतलब इस टॉपिक के शुरुआत में मैंने आपसे एक सवाल पूछा, बेटा कंटेनर में गैस भरी हुई है तो हमें लिक्विफाई करना है तो प्रेशर बढ़ाते जाए, तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ सर प्रेशर बढ़ाते जाओ बशर्ते वो गैस अपने टीसी से नीचे हो। अगर उस गैस का टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे नहीं है तो आप प्रेशर बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, लिक्विफिकेशन कभी नहीं होगा। सर आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब गैस अपने क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर होती है तो उसका लिक्विफिकेशन होता ही नहीं? सर ऐसा क्यों होता है? देखो बेटा ऐसा होता है, हर गैसेस के अंदर, ये गैसेस का स्वभाव है ना, हर गैसेस के अंदर उनके अंदर अट्रैक्शन फैक्टर किसी कारण से जन्म लेते हैं। तो वो जो कारण होते हैं, कई सारे कारण हो सकते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हो सकता है, उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो सकता है। भाई किसी गैस के अंदर एक ऐसा है, उसके पीछे वजह है ना, NH3 का ए ज्यादा है कम, उसके पीछे वजह है ना, उसके पीछे वजह उसका पोलर नेचर है, डायपोल मोमेंट सो ऑन। तो किसी गैस के अंदर जो ए होता है उसके बनाने के कुछ फैक्टर्स होते हैं। इसको ऐसा समझो कि हर गैस का अपना झेलने का ताकत है। CO2 गैस की झेलने की ताकत है 31 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर CO2 का टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस के नीचे है तो जिस कारण से अट्रैक्शन फोर्स आते थे वो कारण जिंदा है, अट्रैक्शन फैक्टर है। लेकिन अगर वो गैस 31 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है तो जिन कारणों से, जिन रीजन से अट्रैक्शन फैक्टर आता था वो रीजन ही खत्म हो गए, अट्रैक्शन फैक्टर नहीं रहा, उस गैस का लिक्विफिकेशन नहीं हो सकता। ऐसा सोचो। मतलब इसे आप ऐसा फील कर सकते हैं, हर बच्चे की झेलने की ताकत होती है। कुछ बच्चे एक क्लास के बाद सब हमसे ना हो पाएगा, कुछ बच्चे 2 क्लास के बाद, कुछ बच्चे 3, कुछ बच्चे 4, कुछ बच्चे दिन भर कंप्यूटर में लगे रहते हैं पढ़ाई के अलावा। तो हर किसी का अपना झेलने का ताकत होता है। उसी तरीके से हर किसी गैस का अट्रैक्शन फैक्टर किस एक्सटेंट तक रहेगा अपना स्वभाव होता है। मतलब CO2 गैस का जो अट्रैक्शन फैक्टर है वो 31 तक ही रहेगा। 31 के बाद उसके अंदर जिन कारणों से अट्रैक्शन फैक्टर आता था वो कारण ही नहीं रहे। जब वो कारण ही नहीं रहे तो आप कितना भी प्रेशर लगाओ अब वो लिक्विफाई नहीं हो सकती। मतलब अगर किसी गैस को लिक्विफाई करना है तो वो लिक्विफाई तभी हो सकता है जब उस गैस का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे हो। इसे आप एक फॉर्मूले से ऐसे समझ सकते हैं, जो क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है 8A/27 RB। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, जो टीसी होता है वो A/B के प्रोपोर्शनल होता है। अभी फिलहाल पल भर के लिए बी को भूल जाओ तो मैं कह सकता हूं जो टीसी होता है वो ए के प्रोपोर्शनल है। बच्चा मुझसे पूछता है सर हम बी को क्यों भूल जाएं? बी को इसलिए भूल जाओ क्योंकि उतना डिटेल्ड आपके सिलेबस में नहीं है। आप बस इतना समझो कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो ए के प्रोपोर्शनल होता है। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा, मान लो हमारे सामने NH3 गैस है, हमारे सामने CH4 गैस है, जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो आप सबको पता है जो NH3 का A है वो CH4 के A से ज्यादा है। ये कहने का मतलब ये है कि इसका जो TC है वो CH4 के TC से ज्यादा है। सर इसका मतलब ये है कि इसका टेम्परेचर जितना भी होगा, अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है। इसका मतलब ये है, पल भर के लिए मान लो, लेट्स अज्यूम कि CH4 का क्रिटिकल टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस और अमोनिया का है 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब CH4 50 डिग्री सेल्सियस तक ही झेल पाएगा, लेकिन अमोनिया 100 डिग्री सेल्सियस तक झेल जाएगा। मतलब आप उसे 100 डिग्री सेल्सियस तक लिक्विफाई कर सकते हैं, लेकिन CH4 को 50 की बात करोगे तो बोलेगा भैया हमसे ना हो पाएगा। क्या बोलेगा? हमसे ना हो पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जिन कारणों से उसके अंदर अट्रैक्शन फैक्टर आता था वो अट्रैक्शन फैक्टर ही खत्म हो गए। जब अट्रैक्शन फैक्टर ही नहीं रहा तो लिक्विफिकेशन होने का सवाल ही नहीं है। अरे यार ये तो बड़ी मजे की बात है कि जिस गैस के अंदर ए वाला फैक्टर जितना ज्यादा होता है उसे लिक्विफाई करना उतना आसान होता है। तो कॉमन सेंस की बात है, अट्रैक्शन फैक्टर होगा तभी ना अट्रैक्ट होगा, तभी ना लिक्विफाई होगा। वही वाली बात है, बच्चा पढ़ना चाहेगा तभी ना पढ़ेगा। जब कसम खा के बैठा नहीं पढ़ना तो कहां से पढ़ेगा? ए होगा, जितना ज्यादा होगा उतना टीसी होगा, लिक्विफिकेशन करना उतना आसान होगा। आई होप आप सब फील कर पाए मैंने क्या कहा। फिलहाल आपको तो फॉर्मूला याद रखना है, टीसी बराबर 8A/27 RB। टीसी बराबर 8A/27 RB। अगर आप सब समझ गए हैं तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूं।
हमारे सामने कुछ गैसेस हैं NH3, सॉरी, हमारे सामने कुछ गैसेस हैं। पहली गैस है अमोनिया, अगली गैस है CH4, अगली गैस है N2, अगली गैस है हीलियम। आप मुझे टीसी का ऑर्डर बताओ। राइट द ऑर्डर ऑफ टीसी फॉर ऑल दीज 4 गैसेस। टीसी का ऑर्डर बताओ, NH3 का, CH4 का, N2 का, हीलियम का। शानदार जवाब। आप सब ने कहा सबसे ज्यादा टीसी किसका? NH3 का, फिर किसका? CH4 का, फिर किसका? N2 का, फिर किसका? हीलियम का। बच्चों, जब आप मुझे टीसी का ऑर्डर बता रहे थे, आप क्या फील कर रहे थे? सर हम ये फील कर रहे हैं कि अमोनिया का टीसी सबसे ज्यादा है। मतलब अगर अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर 100 है तो पक्का CH4 का 100 से कम है, पक्का N2 का उससे भी कम है, पक्का हीलियम का सबसे कम है। इसे हम ऐसे फील कर रहे थे, सर अमोनिया को हम 100 डिग्री सेल्सियस तक लिक्विफाई करेंगे, तो CH4 को लेट्स से फील के लिए इसे मैं 100 बोल देता हूं, इसे मैं 80, इसे मैं 60 से 40, इसे हम ऐसे फील कर रहे थे, सर अमोनिया 100 डिग्री सेल्सियस तक लिक्विफाई होगा, CH4 80 तक होगा, N2 60 तक होगा, हीलियम 40 तक होगा। सिंपल सी बात है सर, उसमें अट्रैक्शन फैक्टर कमजोर है, वो 40 के बाद बोलेंगे सर हमसे ना हो पाएगा। अमोनिया में ए सबसे स्ट्रांग है, वो 100 तक बोलेंगे, सर अभी भी हम लिक्विफाई हो जाएंगे। हेलो, आसान है क्या? तो जैसे ही क्रिटिकल सिचुएशन पे क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, उसी प्रकार से क्रिटिकल कंडीशन पे क्रिटिकल प्रेशर भी होता है। और जो क्रिटिकल प्रेशर होता है बच्चों, उसका जो क्रिटिकल प्रेशर होता है, यहां लिख देता हूं मैं, जो क्रिटिकल प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिस प्रकार से क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उसी प्रकार से क्रिटिकल प्रेशर होता है। और क्रिटिकल प्रेशर का फॉर्मूला होता है बच्चों 27A/27B², राइट, A/27B²। ये हो गया हमारे सामने क्रिटिकल प्रेशर का फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला याद रखना है। उसी प्रकार से क्रिटिकल वॉल्यूम होता है, और क्रिटिकल वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 3B, राइट। क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, तीनों के फॉर्मूले। क्रिटिकल टेम्परेचर है 8A/27 RB, क्रिटिकल प्रेशर है A/27B², और क्रिटिकल वॉल्यूम है 3B। बच्चों, आप सबको अगर याद हो कल की क्लास से, हमने जो B पढ़ा था वो आता है 4B, याद है क्या? मतलब अगर हम क्रिटिकल वॉल्यूम को लिख दे 12V तो चलेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्रिटिकल वॉल्यूम को लिख दे 12V तो चलेगा? क्रिटिकल वॉल्यूम को लिख दे 12V तो चलेगा? बोलो बच्चों, क्रिटिकल वॉल्यूम को लिख दे 12V तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा। बच्चों, जैसे गैसेस के लिए P होता है, V होता है, T होता है, वैसे ही जब क्रिटिकल सिचुएशन होती है तो उनके लिए PC, VC और TC होता है। तो जिस प्रकार से आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV बराबर nRT होता है कि नहीं, उसी प्रकार से क्रिटिकल गैस इक्वेशन होता है, इसे बोलते हैं क्रिटिकल गैस इक्वेशन, जिसमें सारे फैक्टर क्रिटिकल कंडीशन के हैं। जो क्रिटिकल गैस इक्वेशन होता है वो होता है PCVC बराबर 3/8RTC। यहां केवल इन फॉर्मूले को याद रखें, इतना बहुत है, राइट। PCVC बराबर 3/8RTC। इज दिस क्लियर? क्रिटिकल कंडीशन होगी, उसमें क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, उसमें क्रिटिकल प्रेशर होगा, उसमें क्रिटिकल वॉल्यूम होगा। इन तीनों से बना एक इक्वेशन क्रिटिकल गैस इक्वेशन होगा, दैट इज PCVC बराबर 3/8RTC। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा, सर ये V क्या है? रिवाइज हैंड आउट बेटा, आपका होमवर्क है, हैंड आउट रिवाइज करें। एक बच्चा मुझसे पूछा, सर हम CO2 का टेम्परेचर कम कर दे तो क्या लिक्विफाई होगा? बेटा, CO2 का टेम्परेचर अगर TC से कम है, अगर TC से कम है और आप प्रेशर बढ़ाओगे तभी लिक्विफाई होगा। मतलब आप ऐसे समझो, बच्चों के जहन में बैठा होता है केवल प्रेशर बढ़ाने से लिक्विफिकेशन होता है, दिस इज रॉन्ग। प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का रोल होता है। टेम्परेचर TC के नीचे होना चाहिए, हाँ अब प्रेशर बढ़ाओ तो अब लिक्विफाई होगा। याशिर बेटा बिल्कुल, आपके सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, इतना ही करना है, इससे ज्यादा इसमें नहीं करना है। फील A और B का हो गया, ग्राफ वाला फील हो गया, वहां फील यहाँ फॉर्मूले। इज दिस क्लियर? एग्जैक्टली हर्षित। ऑलराइट, तो यहां पर ये सारी बातें हो चुकी, जहां हमने बात करी पीसी क्या है, वीसी क्या है, टीसी क्या है। बेटा यही आपका सिलेबस है बीओजी का। इसी के साथ आप सबका नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है। सबसे पहले आप रिवाइज को हैंड आउट करें। जब मैं होमवर्क करता हूं ना, तो आधे बच्चे यही सोचते हैं होमवर्क दिया है ठीक कर लेंगे। मैं 156 बार बोल चुका हूं, जब भी आपको होमवर्क दिया जाए तो होमवर्क करेंगे और सीक्वेंस में करेंगे। फिर भी आप कसम खा के बैठे हैं तो क्या करें? नहीं, 99% बच्चे होमवर्क कर रहे हैं,
आप यकीन नहीं करोगे, बच्चे मुझसे प्रॉपर मैसेज करके बता रहे हैं सर हाँ सारा होमवर्क हो गया। मैंने कहा था आप सब शॉर्ट नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स बना के मुझे फोटो भेजना, किसी ने नहीं भेजी, 4-5 बच्चों ने भेजी आपके बैच से, बॉयज वाले बैच से। वही वाली बात है, बात तो मानोगे नहीं। हाँ 156 बार बताया। एक बार एक बच्चा कह रहा सर 156 बार बताया, हाँ 156 बार बताया, राइट। तो यार जैसा कहा जाए उतना करना है बेटा। कितने लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाया, रेज योर हैंड। कितने लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाया, कितने लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाया थर्मोडायनेमिक्स का, रेज योर हैंड। कितने लोगों ने बनाया, बहुत बढ़िया। सच में बनाया है तो मुझे आज फोटो भेजो ना शॉर्ट नोट्स की, क्यों नहीं भेजी आपने। आपसे कहा, मैं शुरू से कह रहा हूं कि बेटा मॉड्यूल के एक एक सवाल को टिक लगाना है, करना है, क्यों नहीं कर रहे हो। बात नहीं मानोगे फिर कैसे काम चलेगा। खैर, अब बच्चे कह रहे सर आज बना लेंगे। जितना मैं होमवर्क दूं, आपका बस यही टारगेट है, हमें होमवर्क वाले पेज में जितना होमवर्क लिखा है उसे लाइन से टिक करना है। अब जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा प्लीज। आप सबसे मैं एक डिसिप्लिन की डिमांड कर रहा हूं, आप सबसे जितना कहा जाए उतना क्लियर किया करो यार, बस उतना करते चलो, ठीक है। आपको मैंने होमवर्क दिया है, नेक्स्ट क्लास का जो होमवर्क है वो है रिवाइज हैंडआउट बीओजी का। अब जो मैं कह रहा हूं प्लीज लिसन केयरफुली बच्चों। सबसे पहले बीओजी का हैंडआउट रिवाइज करना, उसके बाद बीओजी का मॉड्यूल खत्म करना। अभी हो क्या चुका है, आपके पास हो चुका है थर्मो प्लस बीओजी, राइट। मुझे उम्मीद है आपने थर्मो भी किया होगा, बीओजी भी किया होगा। मुझे याद नहीं आपके बैच से कोई दूसरा बैच से है। एक बच्चा मुझसे पता क्या पूछता है, उसने एडिशन किया था, वो नंबर मुझे नहीं याद क्या था, 28 माइनस 18 था कुछ नंबर था, उसने एडिशन गलत किया था और वो मुझसे पता क्या पूछ रहा है, सर आंसर मैच नहीं कर रहा है। मतलब मैंने कितनी बार कहा कि बेटा आपसे सवाल नहीं बने, उसे एक बार खुद से देखा करो। उसने एक बार क्या अपने एडिशन को चेक नहीं किया, क्या उसने एक बार अपने ऐसे डाउट पूछ रहे हो, आपने क्या अपने एडिशन को फिर से चेक नहीं किया। तो उसे मैंने कहा आंसर सही है, आपका एडिशन गलत है। तो यार एक बार चेक तो करो उसे। थर्मो प्लस बीओजी में आपको मैंने जो होमवर्क दिया है, जो कि डिस्कशन के लिए पेंडिंग है, सबसे पहले आपको एक एक सवाल को करना है, ई सॉल्यूशन ऐप की हेल्प लेना है, थ्योरी पढ़ के फिर से अटेम्प्ट करो। सवाल, मेरी बात याद आएगी आपको, देखना आज से कुछ महीने बाद जब आप मॉड्यूल पढ़ोगे और जो सवाल आपके डाउट रहते हैं वो डाउट रह जाएंगे। अगर वो सवाल जो डाउट है उन्हें डाउट नहीं रखना है, उन्हें डाउट नहीं रखना है, तो जो मैं कह रहा हूं उसे करो, खुद को परेशान करो, खुद को तड़पाओ। मेरा लॉजिक ये है, पानी मीठा तभी लगता है जब प्यास लगती है, बिना प्यास लगे पानी पियोगे तो मजा नहीं आएगा, खुद को प्यास लगने दो। जो चीजें आपसे नहीं बनी है वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग पे मिस्ड है, कहीं ना कहीं वो छूटी हुई है, तो उनके लिए खुद को परेशान करो, खुद को थ्योरी पढ़ो, खुद को बार बार परेशान करो। सबसे पहले ई सोल्यूशन ऐप का हेल्प लेंगे, उसके बाद आप सवालों को सॉल्व करेंगे। फिर भी नहीं बनता जो लिटरली, उसे हम डिस्कस करेंगे। आपका जो डिस्कशन होगा उसमें आते हैं, आपका जो डिस्कशन होगा या तो वो संडे को होगा या तो वो मंडे को होगा। मैं कल प्लान करूंगा, अगर संडे को रखा तो आपको मैं टाइम अलॉट करूंगा, कुछ जैसे अलग अलग बैच के अलग है, तो वो जो टाइम है उसी टाइम पे आप मुझे कॉल और मैसेज करके डाउट पूछ सकते हो। अगर मुझे लगा कि आपका जो चैप्टर है दैट इज केमिकल काइनेटिक्स जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो खत्म हो जाएगा आपके एग्जाम डेट के पहले आराम से, तो फिर डिस्कशन हम मंडे को कर लेंगे, राइट। जो अगला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसे प्रॉपर करना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इसीलिए डिस्कशन के लिए अभी अलग से हम एक लेक्चर डिवोट नहीं कर रहे। डिस्कशन के लिए ऑलरेडी ई सोल्यूशन ऐप बना हुआ है, उसमें सभी सवालों का सॉल्यूशन है, साथ में संडे को अलग से डाउट काउंटर भी लगता है, आप वहां भी पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं एक्चुअली डाउट पूछने के, तो उसके लिए एक लेक्चर डिवोट करना दैट इज नॉट समहाउ फीजिबल, लेकिन अगर टाइम हुआ तो मैं उसे करूंगा। या तो मैं संडे को आपको अलग से टाइम दूंगा 2 आवर का, या तो उसे मंडे को करेंगे। क्लियर। चलिए बात करते हैं आगे। तो यहां तक सारा का सारा किस्सा था हमारा रियल गैस का, दैट इज बिहेवियर ऑफ गैस का, ठीक है। हैंडआउट आपको मैं इसका लास्ट में दूंगा। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया बेहद ही शानदार चैप्टर, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। एक मिनट, आप लोग कुछ लिख रहे हैं। अंकित कुमार, मैंने पहले बता दिया था इस चैप्टर के बारे में, एक ही चीज को बार बार नहीं पूछा करते बेटा। एक बच्चा मुझसे फिर पूछ रहा, सर रेडॉक्स रिएक्शन कब होगा। यार लास्ट क्लास से बताया था यार, कभी नहीं बताया मैंने बेटा, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पहले होगा। फिर भी वही सवाल, टेस्ट कब है वो आपके ऐप में आ चुका है बेटा। कल भी हैंड आउट नहीं बेटा, हैंड आउट का लिंक पर है। एनसीईआरटी का लिख के फिंगर आप विकास, अभी मैं शुरुआत में कुछ कह रहा था आपने सुना नहीं ना। मैंने कहा था एनसीईआरटी में बहुत कुछ लिखा है उसे नहीं पढ़ना, जितना बता रहा हूं उतना ही पढ़ना है, आपने सुना ही नहीं। पुराने चैप्टर से भी टेस्ट में आएंगे, बिल्कुल आएंगे। एग्जैक्टली। सर एक बच्चा कह रहा है सर एक बार फिर से नंबर दे दो, नहीं दूंगा। 199 बार नंबर दे दिया है, 199 टाइम्स मैंने नंबर दे दिया है। ऑल राइट। एक बच्चा मुझसे पूछा सर रियल गैस कब होगा। बेटा नहीं होगा, वो रियल गैस होगा ही नहीं, रियल गैस हमारे सिलेबस में नहीं है। अरे सुन लो सब लोग, एक बच्चा मुझसे डाउट पूछ रहा है सर रियल गैस कब होगा। बेटा नहीं हो पाएगा वो,
यार अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, हैं? वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया डाउट पूछा आपने, बहुत बहुत अच्छा डाउट है, तालियां आपके लिए। एक बच्चा पता क्या पूछ रहा है, एक बच्चा पूछ रहा है सर थर्मो कब होगा, बेटा हो गया वो तो है, ऐसे डाउट मत पूछा करो यार। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं नया टॉपिक। आप सबका मुझे ध्यान चाहिए। अब कैसे कैसे डाउट पूछते हैं आप लोग, नहीं? एक मिनट अभिषेक, यार हैंडआउट डाउनलोड किया बेटा मैंने, अपलोड कर दिया, सॉरी। कितने लोगों को कल की क्लास का हैंडआउट मिला, रेज योर हैंड। कितने लोगों को कल की क्लास का हैंडआउट मिला है, रेज योर हैंड। कल की क्लास का हैंडआउट लिंक पर है क्या, लिंक पर है क्या? और है अभिषेक, यार चेक करो यार, क्या करते हो बेटा, कसम खा के बैठे हैं। ऑलराइट, आप सबका मुझे ध्यान चाहिए, सभी लोग पानी वानी पी लो। चलिए, हाँ लास्ट लास्ट मतलब है सब, एक बार फिर से ध्यान से। ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी वेरी शानदार चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है? केमिस्ट्री के 3 सवाल थे। एक सवाल, आखिर कुछ क्यों होता है, सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते हमने पूरा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ डाला। अगला सवाल, जब होता है तो कितना रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट होता है, जवाब ढूंढते ढूंढते पूरा इक्विलिब्रियम पूरा आयनिक पढ़ डाला। पहला सवाल क्यों होता है, दूसरा सवाल जब होता है तो कितना कितना होता है, और तीसरा सवाल कितने समय में कितना होता है, कितने समय में कितना होता है, राइट? इस सवाल का जवाब दिया हमें केमिकल काइनेटिक्स ने। बच्चों, चैप्टर शुरू करने के पहले कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपसे कर लूं। हर चैप्टर का अपना एक स्वभाव होता है और हमें उसी स्वभाव के हिसाब से पढ़ना पड़ता है, तभी अपन उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। जो केमिकल काइनेटिक्स है ना, इसका स्वभाव बड़ा शानदार है। इस चैप्टर को अपन ऐसे पढ़ेंगे कि सारे सवाल उंगलियों पे करेंगे, सारे सवाल उंगलियों पे करेंगे, ये मेरा वादा है, और आप उंगलियों पे करेंगे, आप देखना इसको। मतलब एक्सरसाइज 1 हम लोग 1 घंटे के अंदर खत्म कर लेते हैं पूरी। एक्सरसाइज 1 के सारे सवाल आप विद इन 1 आवर करेंगे। तो इस चैप्टर में हमें कंसेप्ट तो समझना है, पर कंसेप्ट के साथ साथ वो जो स्पीड कैलकुलेशन करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। मतलब सारे सवाल आप फटाफट करेंगे, यही हमारा टारगेट है। तो चैप्टर को फील करते करते हम कैलकुलेशन वाले हिस्से पे भी काम करेंगे। हर चैप्टर का अपना एक नेचर होता है, तो इस चैप्टर का नेचर ऐसा बनाया ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर क्वेश्चन एंड ऑल दैट। देखो बेटा है क्या, केमिकल काइनेटिक्स हमें उस सवाल का जवाब दे रहा है, कितने समय में कितना। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, जब कभी कोई नया चैप्टर शुरू होता है तो उसके शुरुआत में कुछ नए नए टर्म्स होते हैं, ये चैप्टर भी ऐसा ही है। शुरुआत में कुछ नए नए टर्मिनोलॉजी है, उन्हीं शब्दों को हम सीखते चलते हैं, वाक्यों में प्रयोग करते चलते हैं, और धीरे धीरे इतने काबिल हो जाते हैं कि एक्सरसाइज 1 1 घंटे के अंदर खत्म करते हैं। और जब तक नहीं होगा देखना, तब तक आपसे मैं सॉल्व कराऊंगा। एक्सरसाइज 1 1 घंटे के अंदर होना चाहिए, यही हमारा टारगेट है। आइए शुरू करें केमिकल काइनेटिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जाम। देखो यार, आजकल तो एग्जाम का नेचर ऐसा है कि किसी भी चैप्टर से कुछ भी आ जाता है। मतलब हो सकता है जिसे हम बहुत इंपॉर्टेंट मान रहे हैं उससे नहीं आए, और आ जाए बीओजी से 2 3 सवाल, और आ जाए सरफेस से। यार इस साल भी सरफेस तो आए ना सवाल, सरफेस से दोस्त। मतलब आप समझो, बच्चे के दिमाग में ऐसा बैठा होता है कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो नहीं है, ऐसा नहीं है। सिनेरियो चेंज हो रहा है, हर एक चीज को पढ़ना है, और जब किसी चीज को पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि एग्जाम में सवाल आए तुमसे बनना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है? तो शुरू करने के पहले, जैसा आपको मैं सबसे पहले होमवर्क देता हूं, रिवाइज लेक्चर 1 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले आपको केमिकल काइनेटिक्स का रिवीजन करना है, बीओजी कंप्लीट करना है, थर्मो कंप्लीट करना है। डिस्कशन में किसी एक दिन अरेंज करके उसे करा दूंगा, निश्चिंत रहो उसके लिए। आप बस अपना काम करते चलो, बाकी आप सब मुझ पे छोड़ दो, राइट? तो केमिकल काइनेटिक्स है क्या? केमिकल काइनेटिक्स ने हमें उस सवाल का जवाब दिया, कितने समय में कितना। जब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं तो इस पूरे चैप्टर में हम 3 चीजें पढ़ते हैं। एक, रेट ऑफ रिएक्शन, कितने समय में कितना। इस चीज को समझाने के लिए काइनेटिक्स एक शब्द को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है रेट। उसे हम लोग रेट भी बोलते हैं, उसे हम लोग स्पीड भी बोलते हैं, उसे हम वेलोसिटी भी बोलते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन और स्पीड ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, कितने समय में कितना, इस चीज को समझाने के लिए काइनेटिक्स ने एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम रखा रेट। तो जब आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, सबसे पहले रेट वर्ड को समझेंगे।
रिएक्टेंट का रेट, प्रोडक्ट का रेट और फिर पूरी रिएक्शन का रेट। रेट होता क्या है, रेट लिखते कैसे हैं, रेट से कैसे सवाल बनते हैं। इस चैप्टर का जो सबसे दूसरा अहम हिस्सा वो ये है कि हम लोग किसी भी रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है उसकी वैलिडिटी को चेक कर पाएंगे। आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शंस की बहुत सारी मैकेनिज्म पढ़ते हो, तो कभी कभी एक ही रिएक्शन की एक से ज्यादा मैकेनिज्म पढ़ते हो। किसी भी रिएक्शन की कौन सी मैकेनिज्म सही है, कौन सी मैकेनिज्म की वैलिडिटी है, ये चेक करना हमें सिखाता है केमिकल काइनेटिक्स। और मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कोई मैकेनिज्म अगर गिवन है तो आप ये चेक कर पाओ कि वो मैकेनिज्म सही है कि गलत है। आप इस काबिल बनेंगे कि मैकेनिज्म की वैलिडिटी को चेक करेंगे। सो व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ेंगे। यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूं इस चैप्टर को हम 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। ये होगा हमारा पहला सेक्शन, ये होगा दूसरा सेक्शन और ये होगा तीसरा सेक्शन। इन 3 सेक्शन में हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं। क्लियर? केमिकल काइनेटिक्स में इस सवाल का जवाब देने के लिए कि जब कुछ होता है तो कितने समय में होता है, उसने एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम रखा रेट, बोले तो स्पीड। और स्पीड के बेसिस पे, रेट के बेसिस पे दुनिया की सभी रिएक्शंस को 3 तरीके से क्लासिफाई किया। कुछ ऐसी रिएक्शन थी जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा स्पीड थी, इतनी ज्यादा स्पीड थी कि वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स हो जाती है। There were some reactions, even there are some reactions जिनका रेट इतना ज्यादा है कि वो 10 की पावर -14 से 10 की पावर -16 सेकंड के अंदर हो जाती है यार। ये इतनी इतनी फास्ट थी कि इन्हें हम पढ़ नहीं सकते थे, तो हम हमारे सिलेबस में वेरी फास्ट रिएक्शन को नहीं पढ़ने वाले। सर क्यों नहीं पढ़ने वाले? क्योंकि बहुत तेज है, इतनी तेज हम मेजर नहीं कर सकते। सर जब हम मेजर नहीं कर सकते तो हमने कैसे पता किया -14 -सेकंड? अरे यार, हम मेजर पेपर में नहीं कर सकते, इंस्ट्रूमेंट है। देयर आर सम मशीन टेक्नोलॉजी जिनकी मदद से पता चला भैया इतने कम समय में होता है, लेकिन अपने काम का नहीं, क्योंकि कुछ ज्यादा ही जल्दी होता है। अरे यार, माइक्रो सेकंड बोलो तभी आप घबरा जाते हो। इमेजिन करो ये -6 नहीं -16 है, जल्दी नहीं, कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रहा। तो केमिकल काइनेटिक्स ने कहा कि देयर वर सम रिएक्शंस जो बहुत 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 फास्ट थी। हमने काइनेटिक्स से सवाल पूछा ऐसी कौन सी रिएक्शंस होती हैं जो बहुत फास्ट होती हैं, तो कहा जितनी भी आयनिक रिएक्शंस है जिनमें आयंस का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे एसिड और बेस की रिएक्शन। एसिड और बेस की रिएक्शन, जैसे ही बेस में एसिड को मिलाओ या एसिड में बेस को मिलाओ, इतनी जल्दी हो जाता है, इतना जल्दी सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है कि आप उस टाइम को कैलकुलेट नहीं कर सकते। वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जिनमें आयंस का इन्वॉल्वमेंट था, उन रिएक्शंस को हमने वेरी फास्ट कैटेगरी में रखा, लेकिन हम इसे पढ़ने वाले नहीं। स्पीड के बेसिस पे काइनेटिक्स ने दुनिया की सभी रिएक्शंस को 3 कैटेगरी पे डिवाइड किया। कुछ ऐसी रिएक्शन थी जो बहुत फास्ट थी, तो कुछ ऐसी थी जो बहुत धीरे थी। ये इतनी धीरे थी कि इनको होने में दिन, महीने तो कभी सालों लग जाते थे। एक इतना जल्दी था कि हम पढ़ नहीं सकते थे, एक इतना धीरे हो रहा था कि हम पढ़ना नहीं चाहते थे। हमने कहा कौन साल भर एक रिएक्शन को पढ़े, साल भर तो हम डॉक्टर बन जाएंगे। मतलब ना हम वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन को पढ़ने वाले, ना हम वेरी वेरी स्लो रिएक्शन को पढ़ने वाले। एक इतना फास्ट था, पढ़ नहीं सकते थे, एक इतना स्लो था, पढ़ना नहीं चाहते थे। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, और जब ये रिएक्शन होती है तो बहुत स्लो होती है, इसमें बहुत समय लगता है। तो आप रस्टिंग ऑफ आयरन को स्टडी करने बैठे, कितने समय में कितना रस्ट हुआ, तो पता चला नया नया लोहा लेके आए, 2 साल बीत गए, अरे अभी तो आधा ही रस्ट हुआ यार। तो इतना स्टडी इतना स्लो कौन करेगा? क्लियर? उसी प्रकार से अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, बच्चों के जहन में बैठा होता है H2 प्लस O2 से बनता है H2O। सच्चाई में ये अपने आप नहीं बनता, यहां पे हमें प्रॉपर कंडीशंस को देना होता है। तो अगर प्रॉपर कंडीशंस नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन हो रही है, तो वहां पर हमें जो रिएक्शन है वो बहुत बहुत धीरे होती है। अगेन
एक बहुत फास्ट थी तो एक बहुत स्लो थी, एक पढ़ नहीं सकते थे, एक पढ़ना नहीं चाहते थे, तो वहीं पे काइनेटिक्स ने एक तीसरी रिएक्शन की कैटेगरी बनाई जिसे लिखा मॉडरेट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन। ये मॉडरेट थे। मॉडरेट कहने का मतलब है कि इनका जो रेट था, इनकी जो स्पीड थी, जब भी मैं रेट बोलूं बच्चों तो आपको फील करना है रेट या स्पीड या वेलोसिटी। इनका जो स्पीड था वो नॉर्मल कंडीशंस पे, नॉर्मल टेम्परेचर में मेजरेबल था, मतलब हम पढ़ सकते थे। हम देखते थे अच्छा 10 सेकंड में 1 मोल रिएक्शन करने चला गया, अच्छा 1 मिनट में हो गया, अच्छा ठीक है, मतलब वी कैन स्टडी दोज रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस जिनका रेट मॉडरेट था, जिनका रेट स्लो था, इन्हीं रिएक्शंस को हम लोग पढ़ सकते थे और इन्हीं को हम पढ़ते हैं। मतलब हम हमारे सिलेबस में जिन रिएक्शंस की काइनेटिक्स को पढ़ते हैं, जिन रिएक्शंस के रेट को पढ़ते हैं, वो ऐसी रिएक्शन है जो मॉडरेट है या स्लो है। ये जो रिएक्शंस हैं, जनरली जितनी भी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं, मतलब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस पढ़ते हो जो कि मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं, जिनमें मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शन होता है, ये सारी की सारी, लगभग सारी की सारी रिएक्शंस इस कैटेगरी में आती हैं। मतलब आपके सिलेबस में जितनी सारी रिएक्शंस हैं, उन सभी रिएक्शंस को हम लोगों ने मॉडरेट रिएक्शन कैटेगरी में रखा है। बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम बोलो, सबसे पहले चैप्टर का नाम बोलो, वरना आधे तो नाम भी गलत बोलते हैं। जब डाउट पूछते हो तो पूछते हो वो काइनेमैटिक्स का डाउट है। चैप्टर का नाम केमिकल काइनेमैटिक्स नहीं है, चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स ने दुनिया में सभी रिएक्शंस को 3 कैटेगरी से डिवाइड किया, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। हम पढ़ किसे रहे हैं, मॉडरेट को। दोनों को क्यों नहीं पढ़ रहे, सर एक पढ़ सकते नहीं, एक पढ़ना चाहते नहीं, इतना टाइम नहीं, तो चलो पढ़ते हैं। जब हमें काइनेटिक्स को पढ़ना है तो हमने सबसे पहले एक शब्द को समझा जो बार बार हमारे सामने आ रहा, दैट इज रेट। कभी बोलते हैं रेट और कभी बोलते हैं वेलोसिटी और तो कभी बोलते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन। आखिर ये रेट होता क्या है, आखिर ये स्पीड होता क्या है। किसी भी चीज को जब किसी के रिस्पेक्ट में देखो वही रेट होता है। मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी भी चीज को जब किसी के रिस्पेक्ट में देखो तो वही रेट होता है। बच्चों के जहन में एक मिसकंसेप्शन सा बैठा होता है कि रेट हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। रेट हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं, जनरली टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। मतलब आप आगे चल के पढ़ोगे सरफेस केमिस्ट्री, और सरफेस केमिस्ट्री में आपको एक टर्म बताया जाएगा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। मैं आपके सिलेबस से एग्जांपल दे रहा हूं, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। जब आप वहां पढ़ोगे रेट ऑफ एडजॉर्प्शन तो आप देखोगे जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है वो बच्चों टाइम के रिस्पेक्ट नहीं, एक्स बाय एम होता है। अगर दुनिया की हर चीज रेट टाइम के रिस्पेक्ट में होती तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन भी तो टाइम के रिस्पेक्ट में होता। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन टाइम के रिस्पेक्ट नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं जो रेट होता है वो किसी के रिस्पेक्ट में होता है। हाँ, अक्सर वो टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। हेलो सर, आखिर ये रेट क्या होता है, जो किसी के रिस्पेक्ट में देखा जाता है वही रेट होता है। अक्सर वो टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। किसी चीज का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में वही रेट होता है। किसी भी चीज का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में वही रेट होता है। किसी भी चीज का चेंज टाइम के रेट रिस्पेक्ट में वही रेट होता है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की। उसमें रिएक्टेंट होगा, उसमें प्रोडक्ट होगा, रिएक्शन हो रही होगी, कंसंट्रेशन चेंज हो रहा होगा। आज क्या बदल रहा होगा, कंसंट्रेशन। टाइम के रिस्पेक्ट में क्या बदल रहा है, कंसंट्रेशन। तो आज जब हम रेट पढ़ेंगे तो रेट क्या होगा, सर चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अरे रेट होता क्या है, कोई भी चीज किसी के रिस्पेक्ट में रेट होता है, अक्सर वो टाइम का रिस्पेक्ट होता है। इन जनरल हमारी केमिकल काइनेटिक्स में अक्सर चेंज कंसंट्रेशन का होता है, इसीलिए रेट चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम होता है। बच्चों जब जब चेंज बोला जाता है, चेंज का एक ही मतलब था, एक ही रहेगा, और बोलो वो क्या होता है, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, और इसे ही हम लोग डेल्टा से लिखते हैं। मैंने पिछली कई दफा आपको बताया बेटा, डेल्टा का एक ही मतलब था, एक ही रहेगा, बोलो क्या, चेंज। और चेंज का एक ही मतलब था, है, रहेगा, बोलो क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। इसीलिए हमने रेट को डिफाइन किया, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो उसे जब मैथमेटिक्स की शक्ल दी तो लिखा डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। अब जो चेंज है वो फाइनल माइनस इनिशियल है। फाइनल कभी छोटा तो कभी बड़ा होगा।
तो रेट कभी पॉजिटिव तो कभी निगेटिव होगा, साइन के साथ आएगा। जब भी मैं कहता हूं रेट, बच्चों के जहन में बैठ जाता है एक कंसेप्ट, कुछ भी अगर चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में वही होता है रेट। सर कुछ भी चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में वही होता है रेट। आज तो चेंज हो रहा कंसंट्रेशन। मैंने कहा सही। सर ये कंसंट्रेशन क्या होता है? मैंने कहा कंसंट्रेशन रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्यूशन होता है। सर ये मेजर कैसे होता है? कभी सिंपली मोल से होता है, तो कभी मोलैरिटी, तो कभी नॉर्मेलिटी, तो कभी मोलैरिटी, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ। हमने बहुत सारी कंसंट्रेशन यूनिट्स पढ़ी हैं। आज इस चैप्टर में जब कंसंट्रेशन बदल रहा होगा तो कभी मोल बदल रहा होगा, तो कभी मोलैरिटी बदल रहा होगा, तो गैसेस के केस में प्रेशर बदल रहा होगा। मतलब जब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम पढ़ेंगे, तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? कभी मोल बदलेगा, कभी मोलारिटी बदलेगा, तो कभी प्रेशर बदलेगा। ऐसा नहीं केवल तीन चीजें बदलती हैं, हम हमारे सिलेबस में ये केवल तीन चीजें पढ़ते हैं। बच्चों इन जनरल चाहे इक्विलिब्रियम हो चाहे कोई चैप्टर हो, हम लोग जब जब कंसंट्रेशन बोलते हैं इन जनरल कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी ही तो निकालते हैं, लेकिन दिमाग में ये भी रखते हैं कि कंसंट्रेशन केवल मोलैरिटी नहीं होता है। अगर कंसंट्रेशन का जनरल मतलब मोलैरिटी होता है तो बच्चों रेट की यूनिट क्या होनी चाहिए? मोलैरिटी पर यूनिट टाइम। मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है? आप सब जानते हैं, मोल पर लीटर। मतलब जैसा टाइम का यूनिट होगा उसी के हिसाब से रेट का यूनिट होगा। कभी मोल पर लीटर पर सेकंड, तो कभी मोल पर लीटर तो पर मिनट, तो कभी कुछ होगा। सवाल है ये रेट क्या है? चेंज इन समथिंग, चेंज इन एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही रेट है। बच्चों जैसे मैंने कहा किसी भी चीज का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जो टाइम का रिस्पेक्ट है, राइट, टाइम के रिस्पेक्ट में चीजें डिफाइन है। अगर आप इसे फील करो तो ऐसे फील कर सकते हो जैसे आपकी फिजिक्स का स्पीड होता है वैसे ही रिएक्शन का रेट होता है। स्पीड किसी गाड़ी किसी मोटर का होता है तो रिएक्शन का रेट होता है। सर हमने तो वहां पढ़ा जो स्पीड होता है वो दो तरीके का होता है। अरे वहां स्पीड दो तरीके का है तो यहाँ भी दो तरीके का है। क्या बात कर रहे हो? क्योंकि रेट तो स्पीड ही है, बस फर्क इतना है ये रिएक्शन की स्पीड है। रिएक्शन किस रफ्तार से हो रही है, रिएक्शन में चीजें किस रफ्तार से बदल रही हैं, यही तो केमिकल काइनेटिक्स का फील है। कितने टाइम में कितना हो रहा है। जिस प्रकार से स्पीड दो प्रकार का होता है उसी प्रकार से जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो भी दो प्रकार का होता है। कभी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन तो कभी इंस्टेंटेनियस होता है। जिस प्रकार से एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है ठीक उसी प्रकार से एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट होता है। चलो एक एक करके समझते हैं आखिर ये क्या होता है। आओ सबसे पहले बात करते हैं एवरेज रेट की। बच्चों आप सब ने फिजिक्स में ऐसा पढ़ा होगा, ठीक है, कि जब कभी स्पीड मेजरेबल टाइम इंटरवल में मेजर होती है उसे ही एवरेज स्पीड कहते हैं। मेजरेबल टाइम इंटरवल का मतलब आपको पता होगा। बच्चों आप सबसे मैं एक सवाल पूछता हूं, आपको जवाब देना है। मान लीजिए पल भर के लिए आप सब कोटा में हैं, मान लीजिए, और आपको कोटा से जयपुर जाना है, मान लीजिए। आपने कोटा से अपना सफर शुरू किया 10 बजे, मान लीजिए। आपके पास एक अच्छी वाली बाइक है, मान लीजिए। आपके बाइक की रफ्तार जितनी चाहे उतनी है, मान लीजिए। आप 10 बजे कोटा से चलते हैं, 12 बजे जयपुर पहुंच जाते हैं, मान लीजिए। जैसे आप जयपुर पहुंचते हैं वहां आपकी मुलाकात मुझसे होती है, मान लीजिए। जैसे आप मुझसे मिलते हैं मैंने आपसे एक सवाल पूछा, जैसे आप मुझसे मिलते हैं मैंने आपसे एक सवाल पूछा, बेटा बताओ आपकी स्पीड क्या थी? आप सबने, क्योंकि आपने फिजिक्स में पढ़ा है तो मान के चलो आप जवाब दे दोगे। क्योंकि आप सबने फिजिक्स पढ़ा है, मैंने आपसे पूछा आपकी स्पीड क्या थी तो आपने मुझे जवाब दिया 10 बजे चले 12 बजे पहुंच गए। और कोटा से जयपुर की डिस्टेंस है लेट से 200 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस है? 200 किलोमीटर। तो आपने कहा सर 200 किलोमीटर 2 घंटे में, तो सर हमारी जो स्पीड है वो है 100 किलोमीटर पर आवर। ये जो आपने मुझे स्पीड बताई बेटा, 2 घंटे की एवरेज स्पीड बताई। मतलब अगर आपने कहा कि सर हमारी स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर, तो ये कहने का मतलब था, तो ये कहने का मतलब था ऑन एन एवरेज हमारी गाड़ी 100 की रफ्तार से चली। मतलब इसका ये तो नहीं था
हर पल, हर सेकंड, हर मिनट आपकी गाड़ी 100 की रफ्तार से चली? नहीं, ऐसा नहीं था। ऑन एन एवरेज 100 था। कभी आपकी गाड़ी 150 होगी, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ होगी। ऐसा रिएक्शन में होता है। कभी एक सेकंड में हो सकता है 2 मोल चले गए, तो कभी हो सकता है अगले सेकंड में 1 मोल आए। तो ऐसा ऐसा करके ऑन एन एवरेज, जो एक एवरेज होता है, एक टाइम इंटरवल में होता है। जब कभी हम एक मेजरेबल टाइम इंटरवल में रेट को निकालते हैं, वो एवरेज होता है। ठीक वैसा जैसा स्पीड आपने कहा वो एवरेज है, मतलब वो ऑन एन एवरेज है। हो सकता है कहीं आप बीच में रुके हो सकता है कहीं आप बीच में नाश्ता वास्ता किया हो सकता है कहीं बीच में गाड़ी की स्पीड 0 हो सकता है कहीं 150, कहीं 200 हो। ऑन एन एवरेज आपकी स्पीड 100 है। तो जब हम रिएक्शन की एवरेज स्पीड निकालते हैं, तो वहां पर भी एवरेज स्पीड के लिए हमेशा मेजरेबल टाइम इंटरवल लेते हैं। मेजरेबल टाइम इंटरवल पर्सन टू पर्सन, इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट वैरी कर सकता है। मतलब हो सकता है कि आपके लिए समय का सबसे छोटा मेजरेबल सेकंड तो हो सकता है किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए माइक्रो सेकंड हो। कौन कितना टाइम का छोटा इंटरवल मेजर कर सकता है, उसके लिए मेजरेबल टाइम डिफाइन होता है। लेकिन इस चीज को ऐसे समझते हैं बच्चों, मान लीजिए हमारे सामने ये ग्राफ है, सुनिएगा ध्यान से। मान लेते हैं हमारे सामने एक रिएक्शन है जिसमें ए से बी बन रहा है। जो ए है वो एक रिएक्टेंट है और जो बी है वो प्रोडक्ट है। बच्चों, टी इक्वल टू 0 पर जब रिएक्शन की शुरुआत हुई होगी, उस समय केवल ए का कंसंट्रेशन रहा होगा, बोलो हाँ या ना, और बी का कंसंट्रेशन 0 रहा होगा। टी इक्वल टू 0 पर मतलब ये वाला पॉइंट, टी इक्वल टू 0 पर जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम रही होगी। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम रही होगी, धीरे धीरे रिएक्शन आगे गई होगी, ए का कंसंट्रेशन घटा होगा, घटते घटते कुछ ऐसा हुआ होगा। मान लेते हैं T1 टाइम पे कंसंट्रेशन A1 है, मान लेते हैं T2 टाइम पे कंसंट्रेशन A2 है। बच्चों, ये जो T1 और T2 है, मान लेते हैं ये एक मेजरेबल टाइम इंटरवल है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, राइट। ये एक मेजरेबल टाइम इंटरवल है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। तो मैं जब आपसे रेट पूछूंगा, राइट, रेट पूछूंगा इस टाइम इंटरवल में जिसे हम मेजर कर रहे हैं, तो आप मुझे बताओगे सर यहां का जो रेट होगा वही एवरेज रेट होगा। हाँ, अभी जो हमने ग्राफ बनाया, वो ग्राफ बनाया है रिएक्टेंट का। तो ऑब्वियसली अभी जो हम रेट निकालेंगे वो किसका निकालेंगे? रिएक्टेंट का। तो रेट कैसे निकालें? रेट का एक ही फॉर्मूला था, एक ही है और रहेगा। बोलो क्या? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। बच्चों, हमें चेंज इन कंसंट्रेशन बताना है। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। मुझे बताओ यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन क्या है? A1 है कि A2 है? फाइनल मतलब जो बाद में आया, फाइनल मतलब जो बाद में आया। जब रिएक्टेंट घट रहा था तो पहले A1 आया, फिर कुछ देर के बाद A2 आया। तो फाइनल कंसंट्रेशन कौन है? सर फाइनल है A2, इनिशियल है A1। इंटरवल कितना होगा? सर T2 माइनस T1। व्हाट इज रेट? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1। बच्चों एक बात बताओ, A2 बड़ा है कि A1? बच्चों एक बात बताओ, A2 बड़ा है कि A1? कोई भी बता सकता है सर वाई एक्सिस है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो वैल्यू बड़ी हो रही, मतलब जो A1 है A2 से बड़ा है, मतलब जो A2 है A1 से छोटा है, मतलब जो डिफरेंस आएगा वो तो नेगेटिव आएगा। तो डिफरेंस आएगा वो तो निगेटिव आएगा। बच्चों समझिएगा बात, रेट होता है चेंज इन समथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। रेट दो प्रकार का होता है, कभी एवरेज तो कभी इंस्टेंटेनियस होता है। जो मेजरेबल टाइम इंटरवल में मेजर होता है वही एवरेज रेट होता है। एवरेज रेट कैसे निकाला जाता है? कुछ ऐसे। एक बच्चा मुझसे कहता है सर ये जो आपने रिएक्टेंट का ग्राफ बनाया, ये ग्राफ ऐसा क्यों बनाया, ये ग्राफ आपने ऐसा क्यों बनाया? सर ये जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन ऐसे क्यों नहीं घट रहा, उसका कंसंट्रेशन ऐसे क्यों घट रहा, या वही ये ग्राफ आपने ऐसा क्यों बनाया, ऐसा क्यों नहीं बनाया? मैंने उस बच्चे को जवाब दिया, देखता हूं आपको समझ में आता है कि नहीं। मेरा जवाब था, जरा सुनिएगा ध्यान से। आप सबने सब बेसिक मैथमेटिक्स टूल लिया, पढ़ लिया है, इसीलिए मैं आपको ये जवाब दे रहा हूं। देखते हैं आप समझते कि नहीं। बेटा जो स्ट्रेट लाइन है, बेटा जो स्ट्रेट लाइन है वो भी एक कर्व है। ये स्ट्रेट लाइन है और ये एक कर्व है। जो स्ट्रेट लाइन है वो एक कर्व है। कर्व में सारे तरह के ग्राफ समाये हैं। मतलब ये स्ट्रेट लाइन एक कर्व है। हेलो, ये कर्व
में स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। स्ट्रेट लाइन एक कर्व है और ये एक कर्व है। कर्व बना के हमने जनरल बनाया है। ये ग्राफ जो मैंने ऐसे बनाया है ये जनरल रिलेशन को शो करता है। अगर मैं स्ट्रेट लाइन बना देता तो वो एक केस को शो करता। स्ट्रेट लाइन एक कर्व है। कर्व कभी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो सकता है, तो कभी एक्सपोनेंशियल हो सकता है, कभी स्ट्रेट लाइन, कभी कुछ हो सकता है। वही इस चैप्टर में धीरे धीरे करके आएगा। आज जब मैं आपसे रेट को डिफाइन कर रहा हूं तो जो ग्राफ मैंने आपके सामने बनाया वो एक जनरल ग्राफ है। हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो सकता है वो कुछ भी हो। कहने का मतलब ये है मैंने एक जनरल केस बनाया, इसलिए मैंने एक कर्व बनाया। अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाता तो मैं कह देता वो एक केस है। मैं किसी केस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल बातें कर रहा हूं। क्लियर? हमने इस रिएक्टेंट के लिए रेट का एक्सप्रेशन लिखा तो आता है माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। एक बच्चे ने मुझसे फिर डाउट पूछा, बोले सर एक बात बताओ रेट क्या होता है? मैंने कहा रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सर रेट का मतलब तो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना? मैंने कहा हाँ। सर ये बताओ जो रेट है वो चेंज इन समथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। सर वो है तो चेंज है ना? मैंने कहा सही बात है। सर जो चेंज है वो फिजिकल चीज है कि हाइपोथेटिकल चीज है? मैंने कहा फिजिकल चीज है। सर फिजिकल चीज कभी निगेटिव होती है? मैंने कहा नहीं होती। सर फिजिकल चीज जो रेट है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। और सर हम सब जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी निगेटिव नहीं होती, तो सर फिर रेट निगेटिव क्यों आया? मैंने कहा हेलो हेलो हेलो, रेट जो कि फिजिकल क्वांटिटी है वो निगेटिव नहीं होता, ये बिल्कुल सच है। और रेट निगेटिव नहीं है। अगर फिजिकल क्वांटिटी के पहले कभी निगेटिव साइन आता है तो वो एक संदेश लेके आता है, वो एक मैसेज लेके आता है, वो एक सिग्निफिकेंस लेके आता है। फिजिकल चीजें कभी निगेटिव नहीं होती। अगर फिजिकल चीज के पहले निगेटिव लगी है तो उसका एक मैसेज है, उसका एक संदेश है। और संदेश यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में घट रहा है। मतलब आज अगर किसी भी रेट के पहले माइनस साइन लगा है तो आपको इसका मतलब समझना है कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट फिजिकल क्वांटिटी था, है, रहेगा। और जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो कभी निगेटिव नहीं होती। अगर आज ये निगेटिव है तो एक मैसेज लेके आई है, और मैसेज है कि समथिंग इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके सर, चेंज इन समथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रिएक्टेंट का निकाला तो सब प्रोडक्ट का निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो चलो बनाते हैं ग्राफ प्रोडक्ट का। बच्चों अब हम प्रोडक्ट का ग्राफ बना रहे हैं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना रहे हैं। बच्चों ये बताओ t इक्वल टू 0 पर प्रोडक्ट का अस्तित्व था कि नहीं था? साहब नहीं था। ग्राफ 0 से शुरू होगा ऊपर से? सर नहीं था। तो 0 से अगर मान लो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट होता तो ऊपर से। हम मान के चल रहे हैं t इक्वल टू 0 पर जो प्रोडक्ट है उसका कोई अस्तित्व नहीं था। t इक्वल टू 0 पर प्रोडक्ट नहीं था तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ग्राफ कुछ ऐसा आएगा? साहब बिल्कुल आएगा। स्ट्रेट लाइन बनाओ कि कर्व बनाओ? सर कर्व बना दो, एक कर्व में सारे कर्व समाये हैं। कर्व जनरल है, स्ट्रेट लाइन एक केस है, इसलिए मैंने स्ट्रेट लाइन नहीं एक कर्व बनाया। चलो निकालते हैं रेट। सर रेट निकालना है एवरेज, तो हमें निकालना होगा एक इंटरवल टाइम का जो कि मेजरेबल हो। मान लेते हैं ये हमारा है बच्चों t1 टाइम, मान लेते हैं बच्चों ये हमारा है t2 टाइम। t1 टाइम पे कंसंट्रेशन है b1, t2 टाइम पे कंसंट्रेशन है b2। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं रेट कैसे निकाले? रेट का फॉर्मूला क्या है? बोलो, बोलोगे तभी मजा आएगा। रेट का फॉर्मूला क्या है? बोलो। रेट का फॉर्मूला है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। एक ही फॉर्मूला होता है, एक ही रहेगा। डेल्टा का मतलब चेंज होता है और चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होता है। बोलो फाइनल क्या है? b1 की b2। बाद में क्या आया? b1 की b2। सर b2 पहले क्या है? b1 t2 माइनस t1। बोलो b2 बड़ा की b1? b2। बोलो पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। डेल्टा बाई डेल्टा टी लिखे चलेगा? साहब चलेगा। अरे सुनो ना यार, रेट पॉजिटिव है। सर रेट पॉजिटिव ही आना चाहिए, रेट पॉजिटिव ही होता है, वो तो चेंज होता है। अरे बदला तो बदला, नहीं बदला तो जीरो हुआ। हेलो, आपने कहा जो रेट है, फील करना थोड़ा सा, आपने कहा जो रेट है वो है 1 मोल पर सेकंड। अरे तो 1 सेकंड में 1 मोल बदला, 1 सेकंड में 1 मोल बदला। अब वो बदला घटा कि बढ़ा? माइनस। अरे घट गया, प्लस, अरे बढ़ गया।
तो माइनस और प्लस एक साइन है जो हमें संदेश देता है कि कौन घट रहा है, कौन बढ़ रहा है। मतलब रेट जो कि फिजिकल क्वांटिटी है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, बस नेगेटिव आज है क्योंकि वो एक मैसेज दे रहा, वो एक संदेश दे रहा। Here, negative or positive side implies something is decreasing with respect to time and something increasing with respect to time. बच्चों ठीक है, कंसंट्रेशन का चेंज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जो ROR है, जिसे हम लोग कह रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बोलो बोलो, केमिकल काइनेटिक्स। हमने किसे डिफाइन किया? बोलो बोलो, रेट। रेट क्या होता है? सर डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। रिएक्टेंट का निकाल लिया, बोलो रिएक्टेंट का निकाल लिया, एवरेज रेट। रिएक्टेंट का निकाल लिया, एवरेज रेट। प्रोडक्ट का निकाल लिया, एवरेज रेट। बोलो बच्चों, रिएक्टेंट का निकाल लिया, एवरेज रेट। प्रोडक्ट का निकाल लिया, एवरेज रेट। रिएक्टेंट का आया माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, प्रोडक्ट का आया प्लस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। क्या रेट कभी निगेटिव होता है? नहीं होता है। तो यहाँ निगेटिव क्यों होता है? सब एक संदेश होता है, वो एक मैसेज होता है, वो एक साइन होता है जो हमें ये बताता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में घट रहा होता है। अरे वाह, अभी हमने एवरेज रेट निकाला, अब जहन में हमारे इंस्टेंटेनियस रेट का सवाल आया। बच्चों, वही जो जयपुर वाला सफर था, याद है ना? उसी जयपुर वाले सफर में मैंने आपसे अगला सवाल पूछा होता, 10:12 30 सेकंड पर आपकी स्पीड क्या होगी? जब हमने आपसे पूछा कि स्पीड क्या थी, पहला सवाल, तो आपने मुझे एवरेज बताया, लेकिन अब मैं आपको टाइम का एक इंस्टेंट बता रहा हूं, और ये जो टाइम का इंस्टेंट है, ये हमारे लिए, हमारी घड़ियों के लिए सबसे छोटा इंस्टेंट हो सकता है। एक बच्चा जो कोटा से जयपुर चला था, अपने साथ एक ऐसी घड़ी लेके चला था जिसका नाम था एटॉमिक क्लॉक। अरे छोड़ो, ज्यादा हो गया। एक बच्चा जो कोटा से जयपुर चला था, वो अपने साथ एक घड़ी लेके चला था जो माइक्रो सेकंड तक की यूनिट को पढ़ लेता है। क्या बात है। तो जब मैं उस बच्चे से सवाल पूछता, तो मैं उस बच्चे से सवाल पूछता, बेटा तेरी स्पीड 10:12 30 सेकंड 56 माइक्रो सेकंड पे कितनी थी? मेरी बात को समझिएगा। जब घड़ी हमारी सबसे छोटा टाइम इंटरवल 30 सेकंड को पढ़ती थी, तो हमारे लिए सेकंड एक इंस्टेंट हो गया। जब हमारी घड़ी माइक्रो सेकंड वाले इंटरवल को पढ़ती थी, तो हमारे लिए एक इंस्टेंट माइक्रो सेकंड हो गया। सर ये अजीब लग रहा है। मैंने कहा क्या? सर जब सबसे छोटा इंटरवल सेकंड था, तो हमारे लिए इंस्टेंट सेकंड हो गया। मैंने कहा हाँ। जब सबसे छोटा इंटरवल माइक्रो सेकंड था, तो हमारे लिए सबसे छोटा इंस्टेंट माइक्रो सेकंड हो गया। मैंने कहा सर ये इंस्टेंट होता क्या है, ये पल होता क्या है, ये क्षण होता क्या है, ये मोमेंट होता क्या है? मैंने कहा ये जो पल है, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। किसी के लिए एक पल 1 घंटा हो सकता है, तो किसी के लिए एक पल 1 मिनट तो 1 सेकंड हो सकता है। सर ये इंस्टेंट, ये पल होता क्या है? जरा बच्चों सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए मैंने आपके सामने ये ग्राफ बनाया, इस ग्राफ में यहां से लेके यहां तक का जो आपको मैंने इंटरवल बताया, क्या ये इंटरवल एवरेज है? बोलो। ये जो इंटरवल है T1 से T2, इसे आप मेजर कर सकते हो, तो इस मेजरेबल में जो निकालोगे वो क्या है? एवरेज। लेकिन मुझे इंस्टेंट चाहिए। क्या चाहिए? इंस्टेंट। हाँ ठीक है, एक पल चाहिए, एक क्षण चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। ये पॉइंट जो है यही तो इंस्टेंट है, बोलो ना। ये पॉइंट जो है यही तो इंस्टेंट है, बोलो ना। ये पॉइंट जो है यही तो इंस्टेंट है, बोलो ना। ये पॉइंट जो है यही तो इंस्टेंट है, बोलो ना। मुझे ये पल जानना है, मुझे ये इंस्टेंट जानना है, तो देखो मैंने क्या किया। हम इस डिफरेंस को छोटा करते गए करते गए करते गए, डिफरेंस को छोटा करते गए करते गए करते गए, डिफरेंस को छोटा करते गए करते गए करते गए, डेल्टा टी को छोटा करते गए करते गए करते गए, डेल्टा को छोटा करते गए करते गए करते गए, इतने 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 छोटे इंटरवल में पहुंच गए कि हम बिल्कुल एक पॉइंट के बराबर हो गए। ऐसा नहीं लग रहा। जब डेल्टा टी मतलब टाइम में डिफरेंस जीरो के करीब होता है, जब टाइम में डिफरेंस जीरो के करीब होता है, अरे वही तो एक पॉइंट, वही तो इंस्टेंट होता है। और जब डिफरेंस बहुत 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 छोटा होता है, वही इंस्टेंटेनियस, वही डीटी होता है। ओके, इंस्टेंटेनियस का मतलब है डीटी।
डी कैपिटल टी नहीं बेटा, कैपिटल टी का मतलब टेम्परेचर होता है, डी स्मॉल टी। इंस्टेंटेनियस का मतलब है डी। अच्छा सर, अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है तो हमें एक पॉइंट पे निकालना है, तो हम पॉइंट पे कैसे निकालें सर? हम पॉइंट पे कैसे निकालें? तो मैंने कहा बेटा, जब इस डिफरेंस को छोटा छोटा कर रहे हो तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। बोले सही बात है। मैंने कहा इसको छोटा छोटा कर रहे हो तो ये भी तो छोटा छोटा होगा। बोले सही बात है। मतलब डीसी बाय डीटी होगा। बोले सही बात है। बोले ये क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट। सर पर ये तो फील नहीं आया, मतलब मैथमेटिक्स तो फील आ गया कि इंटरवल बहुत 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 छोटा, वो हो गया dt, वो हो गया dt, पर ये है क्या सर? कैसे निकालेंगे? निकालेंगे कैसे? बच्चे सुनिएगा ध्यान से, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, ये इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? समेशन। आपको मैं एक इतिहास की बातें बताता हूं। जो समेशन है ना, समेशन का पहला वर्ड है एस, इसी एस को खींच दिया तो बन गया इंटीग्रेशन का साइन। आप सब जानते हैं इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, का मतलब होता है जोड़ना। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। तो बच्चों मुझे बताओ डिफरेंशिएशन मतलब? बच्चों बोलो ना, डिफरेंशिएशन मतलब? इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। तो डिफरेंशिएशन मतलब? डिफरेंशिएशन मतलब? डिफरेंशिएशन मतलब जब भी मैं कहता हूं इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, तो बच्चे मुझे कहते हैं डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना, फोड़ना, घटाना, न जाने क्या क्या कहते हैं, जो कि गलत है। फॉर्मूला उल्टा होता है, मतलब उल्टा नहीं होता। कैसे? इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना होता है, डिफरेंशिएशन जिसका मतलब dy बाई dx होता है, बच्चों वो स्लोप होता है, बच्चों वो tan थीटा होता है। अरे यार, मैंने आपको सारी मैथ्स की बातें बता दी ताकि वो समझा पाओ जो समझाना चाहता हूं। What I'm going to explain is how to measure instantaneous rate। तो मैंने सबसे पहले समझाया इंस्टेंट होता क्या है। इंस्टेंट बहुत बहुत छोटा इंटरवल होता है, वही dt होता है। अब उस पे रेट निकालें कैसे? तो रेट निकालने के लिए मैंने कहा डिफरेंशिएशन सोचो। सर डिफरेंशिएशन हम क्यों सोचे? क्योंकि डिफरेंशिएशन dy बाई dx होता है। अरे ये c है, ये t है, तो ये dc dt नहीं है? हाँ सर। अरे ऐसा नहीं लग रहा, जो r है वो dc बाई dt लिखा है? अरे हाँ सर। ऐसा नहीं लग रहा dy बाई dx लिखा है? अरे हाँ सर। ऐसा नहीं लग रहा स्लोप लिखा है? अरे हाँ सर। ऐसा नहीं लग रहा tan थीटा लिखा है? अरे हाँ सर। ऐसा नहीं लग रहा डिफरेंशिएट कर दे? अरे हाँ। अच्छा, अगर अपने को इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है तो अपन क्या कर दे बच्चों? डिफरेंशिएट। अगर अपने को इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है तो अपन क्या कर दे? डिफरेंशिएट। मतलब ये हमारे पास ग्राफ है, मुझे इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, तो मैं क्या कर दूं? यहां का जो स्लोप है वो निकाल लूं। यहां का जो स्लोप है वो मैं कैसे निकालूं? कुछ ऐसे निकालूं, r इक्वल टू dc बाई dt। जो dc बाई dt है वही dy बाई x है, वही स्लोप है, वही tan थीटा है। अरे सुन रहे हो क्या यार? मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि जब हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे तो सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे? मैंने कहा सही बात है। फिर ग्राफ बनाने के बाद हम उसे डिफरेंशिएट करेंगे? मैंने कहा बिल्कुल है। डिफरेंशिएट करोगे और जिस पॉइंट पे निकालना है उसी पॉइंट का जो स्लोप आएगा वही इंस्टेंटेनियस रेट होगा। इस लेवल का सवाल हमारे एग्जाम में नहीं आता, पर डेफिनेशन बेस्ड सवाल जरूर आता है। r which is equal to dc by dt is equal to dy by dx equal to slope equal tan theta। मतलब अपने को करना क्या है? डिफरेंशिएट। क्लियर? तो अगर अपने को निकालना है इंस्टेंटेनियस रेट तो जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे ग्राफ को करो डिफरेंशिएट। बोलो मेरे साथ ही, उस पॉइंट पे ग्राफ को करो डिफरेंशिएट। ग्राफ को करोगे डिफरेंशिएट तो आपको मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट। ग्राफ को करोगे उस पॉइंट पे डिफरेंशिएट तो आपको मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट। जिसे हम ऐसे भी कहते हैं, आर एवरेज होता है डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो जब डेल्टा टी जीरो के बहुत करीब होगा, मतलब डिफरेंस बहुत बहुत छोटा होगा, वही तो इंस्टेंटेनियस रेट वही ऐसा होगा। इंस्टेंटेनियस रेट को ऐसे भी लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट को ऐसे भी लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट को ऐसे भी लिखते हैं। लिखना पढ़ना सीख लेंगे तभी तो बातें करना शुरू करेंगे। बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल काइनेटिक्स। उसमें सबसे पहला वर्ड क्या सीखा? रेट। रेट होता क्या है? चेंज इन समथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कितने प्रकार का होता है? दो, एक एवरेज होता है, दूसरा इंस्टेंटेनियस होता है। एक मेजरेबल टाइम इंटरवल में एवरेज होता है, एक इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस होता है। इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस होता है, इंस्टेंट पे
इंस्टेंटेनियस होता है। आओ एक सवाल के माध्यम से समझते हैं किसी भी रिएक्टेंट का, किसी भी प्रोडक्ट का रेट कैसे लिखा जाता है, राइट। तो आप सबके सामने एक सवाल है, लौटता हूं उसमें। 2a प्लस बी से बना 3c प्लस 4d। मुझे आपका ध्यान चाहिए बच्चों, पूरा ध्यान चाहिए, सुनिएगा ध्यान से। 2a प्लस बी से बना 3c प्लस 4d, ठीक है। मान लेते हैं t इक्वल टू 0 पे इसके मोल थे 2, इसके मोल थे 1, इसके मोल थे 0 0। समय बीता, एक समय t आया, 2 में से 2x चला गया, 1 में से x चला गया, तो इसका 3x इसका 4x आया। ऐसा लिखने में किसी बंदे को दिक्कत तो नहीं आया? ऐसा लिखने में किसी बंदे को दिक्कत तो नहीं आया? नहीं आया। चलो ऐसा करते हैं, हम सबका रेट लिखते हैं बच्चों। चलो लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्टेंट। बच्चों एक बात बताओ, जो रिएक्टेंट है वो डिसअपियर हो रहा कि अपीयर हो रहा? जो रिएक्टेंट है वो डिसअपियर हो रहा कि अपीयर हो रहा? डिसअपियर। इसीलिए रिएक्टेंट के लिए हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं डिसअपियर। डिसअपियर जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे आरओडी। आरओडी एक बार बोल के बताओ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। हमें ए का रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखना है। बच्चों रेट का फॉर्मूला क्या था बोलोगे? सर डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। एक ही फॉर्मूला था, एक ही रहेगा, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो कैसे निकाले? सर 2 माइनस 2x माइनस 2, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस 2x बाई 2 आएगा। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना, बोलो। अरे बोलो, कुछ गलत लिखा है क्या? पकड़ो जल्दी से, मुझे रेट लिखना है, जल्दी से। अरे यार, बोलो बोलो बोलो, गलत लिखा है। यही तो मैं चेक कर रहा था कि कितने देर तक आप झेल सकते हो। तो समझ में आ गया, आप थकने लगे हो। अरे माइनस 2x बाई टी आएगा ना यार। हेलो, माइनस 2x बाई 2 कहां से आएगा? रेट का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। चलो पूरा लिख देता हूं, पूरा लिख देता हूं। अरे आपके दिमाग पे लोड नहीं पड़ना चाहिए। देखो पूरा लिख रहा हूं मैं। 2 माइनस 2x माइनस 2 फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन t माइनस 0। तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस 2x बाई टी आएगा। बच्चों रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए हमने लिख लिया, माइनस 2x बाई टी। अब आप मुझे बताओ, आप बताना इस बार, थोड़ा दिमाग लगाओ। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी क्या होगा? बोलो जरा, बी बी। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, बी के डिसअपियर होने का रेट बोलो। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, माइनस एक्स बाई टी। कितने टैलेंटेड हो आप लोग। चलो मुझे बताओ, जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है कि गायब हो रहा? अरे बोलो ना। जो प्रोडक्ट है वो बन रहा कि गायब हो रहा? बोलो ना, बन रहा। तो अपीयर बोले अंग्रेजी में कि डिसअपियर बोले? अपीयर। कभी उसे हम अपीयर बोलते हैं तो कभी हम फॉर्मेशन बोलते हैं। मतलब प्रोडक्ट के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, कैसे? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, अपीयर हो गया। तो चलो बताओ मुझे सी का अपीयरेंस का रेट कितना होगा? 3x बाई टी। अरे बहुत टैलेंटेड हो आप लोग यार। तो अब आप मुझे बताओ, व्हाट विल बी द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी? बोलो, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी बोलो बच्चों। 4x बाई टी। सुनो सुनो सुनो, ये 2x बाई टी क्या है? सर रेट किसका? रिएक्टेंट का। x बाई टी क्या है? रेट किसका? रिएक्टेंट बी का। 3x बाई टी क्या है? रेट किसका? प्रोडक्ट सी का। 4x बाई टी क्या है? रेट किसका? प्रोडक्ट डी का। ए का रेट समझ में आता है। अगर मैं इसे नंबर में बोलता तो ऐसे बोलता, पल भर के सुन ला। मैंने ऐसे बोल दिया, RODA बराबर है 2 मोल पर सेकंड। आप इसका क्या मतलब निकालोगे? सर इसका मतलब है एक एक सेकंड में उसके 2-2 मोल जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा ROD सॉरी ROA ऑफ डी है 4 मोल पर सेकंड। इसका क्या फील निकालोगे? सर इसका फील ये है कि जो डी है हर एक सेकंड में 4-4 मोल बन रहा। ए डिसअपियर हो रहा, फील आता है। बी डिसअपियर होता है, फील आता है। सी फॉर्म होता है, फील आता है। डी फॉर्म होता है, फील आता है। सभी रिएक्टेंट का रेट लिख लिया, सभी प्रोडक्ट का रेट लिख लिया। मैंने आपसे सवाल पूछा, बेटा ए का रेट क्या है? सर 2x बाई टी। बी का रेट क्या है? सर x बाई टी। सी का रेट क्या है? सर 3x बाई टी। डी का रेट क्या है? सर 4x बाई टी। मैंने आपसे सवाल पूछा, पूरी रिएक्शन का रेट क्या है? बताओ, पूरी रिएक्शन का रेट क्या है? पूरी रिएक्शन का रेट आप मुझे कैसे बताओगे? 2 मिनट और बेटा, बताओ पूरी रिएक्शन का रेट क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हो? कैसे बताएं? तो कुछ बच्चे कहते हैं, ऐसा समझो ना यार, ये मान लो 2 मोल होता, ये मान लो 1 मोल होता, मान लो 3 मोल होता, मान लो 4 मोल होता। ए का रेट होता 2 मोल पर सेकंड, इसका होता 1 मोल पर सेकंड, इसका होता 3 मोल पर सेकंड, इसका होता 4 मोल पर सेकंड।
मैंने आपसे पूरी रिएक्शन का रेट पूछा, तो आपको इतना तो अंदर से आवाज आई होगी, सर 2 तो नहीं बोल सकते आप, क्योंकि 2 तो ए का है, सर 1 तो बी का है, सर ये तो सी का है, ये तो डी का है। सर पूरी रिएक्शन का रेट एक ऐसा रेट होगा जो पूरी रिएक्शन में चेंज, रेट का फील क्या है, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मुझे एक ऐसा रेट बताना है, मुझे एक ऐसा नंबर बताना है जो पूरी रिएक्शन में कॉमन रूप से चेंज हो रहा, मतलब एक तो दो दो चेंज हो रहा, बी तो एक एक चेंज हो रहा, तो सी तीन तीन चेंज हो रहा, डी चार चार चेंज हो रहा। सोचो पूरी रिएक्शन में कॉमन रूप से क्या चेंज हो रहा। सर कॉमन रूप से तो एक है, मतलब चाहे एक ए हो उसमें भी एक का चेंज हुआ, चाहे बी हो उसमें भी एक का चेंज हुआ, चाहे सी हो उसमें भी एक का चेंज हुआ, चाहे डी हो उसमें भी एक का चेंज हुआ। बच्चों अगर मुझे पूरी रिएक्शन का रेट लिखना है, मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, तो ये तो हमें समझ में आता है। सर पूरी रिएक्शन का रेट लिखने के लिए हमें एक कॉमन नंबर बताना होगा जो पूरी रिएक्शन में चेंज आता है। बस 2 मिनट और तो मुझे समझ में आ गया। सर जो 2x/t है इसे 2 से डिवाइड करो, सर जो x/t है इसे 1 से डिवाइड करो, सर जो 3x/t है इसे 3 से डिवाइड करो, जो 4x/t है इसे 4 से डिवाइड करो। ऐसा नहीं लग रहा जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं, -2x/t को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, -x/t को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, 3x/t को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 4x/t को 4 से डिवाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है ये जो सबकी स्टोइशियोमेट्री है उसी से डिवाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है ये जो सबकी स्टोइशियोमेट्री है उसी से डिवाइड कर रहे हैं। हमने यहां से एक रूल बना लिया, हमने यहां से एक रूल बना लिया, जब 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 किसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाएगा, जब जब किसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन कुछ ऐसे लिखा जाएगा, RODA अपॉन उसका स्टोइशियोमेट्री M1। अभी फिलहाल जो हम रिएक्शन ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं, M1A प्लस M2B गिव्स N1P प्लस N2Q। हमने एक रूल बना लिया, आज से जब जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाएगा वो A के रूप में, वो B के रूप में, वो C के रूप में, वो डी के रूप में, सबके रूप में लिखा जाएगा। मेरे शब्दों को सुनना, हमने आज से एक रूल बना लिया, जब जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाएगा वो ए के रूप में, बी के रूप में, सी के रूप में, डी के रूप में, सबके रूप में लिखा जाएगा। बस फर्क इतना है उसे उसकी स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड करा जाएगा। हेलो, आपसे एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, RODA क्या है? लिखना मत, बस बोल देना। RODA क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ये पूरा का पूरा क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। RODB क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। ये पूरा का पूरा क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। ROAC क्या है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। ये पूरा का पूरा क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। ROAD क्या है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, और ये पूरा का पूरा क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसी भी रिएक्टेंट, किसी भी प्रोडक्ट की मदद से लिखा जा सकता है, बस स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड करना है, बस स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड करना है, बस स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड करना है। मतलब चाहे मैं ऐसा लिख दूं, चाहे मैं ऐसा लिख दूं, चाहे मैं ऐसा लिख दूं, कैसे? ROR बराबर माइनस DA/dt, तो मैं ऐसा लिख देता हूं, कैसे? माइनस डेल्टा A/डेल्टा t अपॉन M1 बराबर माइनस डेल्टा B/डेल्टा t अपॉन M2 बराबर डेल्टा P/डेल्टा t अपॉन N1 बराबर डेल्टा Q/डेल्टा t अपॉन N2। हेलो, ये जो आपके सामने लिखा ये रेट ऑफ रिएक्शन है, कभी A के फॉर्म में, तो कभी B के फॉर्म में, तो कभी P के फॉर्म में, तो कभी Q के फॉर्म में। इस प्रकार से आज हम इस काबिल हैं कि किसी भी रिएक्टेंट का रेट लिख सकते हैं। सुनना, किसी भी रिएक्टेंट का रेट लिख सकते हैं, चाहे एवरेज हो चाहे इंस्टेंटेनियस हो। किसी भी प्रोडक्ट का रेट लिख सकते हैं, चाहे एवरेज हो चाहे इंस्टेंटेनियस हो। यहां तक कि हम पूरी रिएक्शन का रेट लिख सकते हैं। हाँ, रिएक्शन का रेट किसी रिएक्टेंट के, किसी प्रोडक्ट के रूप में ही लिखा जाएगा, बस उसकी स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड करना होगा, बस उसकी स्टोइशियोमेट्री डिवाइड करना होगा। आज इतना ही करते हैं।
नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे। मैं मान के चल रहा हूं आपको ये एक्सप्रेशन लिखना मैंने बता दिया है। यासिर बिल्कुल सही। एक बच्चा मुझसे डाउट पूछा है, इतना कैसे टाइप कर लिया बेटा, मतलब पढ़ाई बिल्कुल ध्यान नहीं था ना। सर ये बीओजी सर कौन से मॉड्यूल में, सर कौन से मॉड्यूल में है ये चैप्टर, सर कौन से मॉड्यूल में है बीओजी। अच्छा एक ही चीज को बार बार लिखा है। हो नवदीप बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच बेटा, ये मॉड्यूल में नहीं है, ये फिजिक्स वाले मॉड्यूल में, देखना जरा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। मैं क्लास का हैंडआउट लिंक पे अपलोड कर देता हूं, अगर आप सबके पास लिंक है आप सब जा सकते हैं। आज इतना ही हमने पढ़ाई किया, जितना आपको होमवर्क दिया प्लीज होमवर्क करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। इसी इंटरेस्टिंग कहानी को नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे। लिंक है, आप सब जा सकते हैं। जिनको यहाँ पे हैंडआउट चाहिए वो वेट करेंगे, मैं हैंडआउट बना रहा हूं। आप सबके सामने पहला पॉपअप आया होगा, ये केमिकल काइनेटिक्स का है। पहला पॉपअप आया होगा जिसमें केमिकल काइनेटिक्स का हैंडआउट है, राइट। आप सबके सामने एक दूसरा पॉपअप आया होगा, इसमें रियल गैस का हैंडआउट है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच। मैंने दोनों ही हैंडआउट आपको शेयर कर दिए हैं और यही हैंडआउट मैं लिंक जो आपको दी है उसमें भी अपलोड कर देता हूं। रियल गैस का हैंडआउट बीओजी वाले फोल्डर में मिलेगा और केमिकल का काइनेटिक्स का हैंडआउट केमिकल काइनेटिक्स वाले फोल्डर में मिलेगा, ओके। अमित राजपूत, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास से बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसी कहानी से यहीं पे जहां रुके ना यहीं शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास की शुरुआत में इसी एक्सप्रेशन से करूंगा और फिर पूछना स्टार्ट करूंगा, उसे एक्सप्लेन करूंगा फिर, ठीक है।
दोनों पॉपअप आप सबके सामने आ चुके होंगे, मैंने इसे लिंक पे भी अपलोड कर दिया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, मैं इसे क्लोज कर रहा हूं।